पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सुमिंग मन में सोचता है हीफंग पूरी चेन को चैलेंज नहीं कर रहा, वो बस पहला हिस्सा पार करके अपनी वर्थ साबित करना चाहता है। लेकिन आखिर ये वर्थ है क्या? अब आगे पहाड़ की चोटी पर श्वेन लून की आंखों में अचानक चमक आ जाती है, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। हीफंग की ची की ताकत अचानक बढ़ जाती है और वो तेजी से चेन पर दौड़ने लगता है। हर कदम पर वो कई फीट पार कर जाता है। जल्दी ही वो चेन के पहले हिस्से के आखिरी पत्थर के पिलर के पास पहुंचने लगता है। श्वेन लून मन में सोचता है ये हान माउंटेन की पूरी चेन पार करने की कोशिश नहीं कर रहा। श्वेन लून का एक्सप्रेशन बदल जाता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है जिससे उसे लगता है कि मामला गड़बड़ाने वाला है। नहीं, ये कुछ साबित करने के लिए कर रहा है। क्या ये? श्वेन लून की आंखें फैल जाती हैं। जैसे ही हीफंग पहले पत्थर के पिलर के पास पहुंचता है, श्वेन लून की आंखों में खतरनाक नजर आ जाती है। वो अचानक दायां हाथ उठाकर अपनी भौहों के बीच छूता है। एक झटके में 3 काले मिस्ट की लकीरें बाहर खींचता है, जो 3 हल्की सी कांपती हुई इंसानों की फिगर बन जाती हैं। ये तीनों 2 बूढ़े और एक लड़की दिखने में बहुत दर्द में हैं। वो चिल्ला रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। जैसे ही श्वेन लून अपनी उंगली से उनकी तरफ इशारा करता है, उनकी बेड़ियां टूट जाती हैं और तीनों जोर जोर से दर्द में चीखने लगते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, फेंग एर। बड़े भैया। इन आवाजों के अचानक आने से देखने वाले सब लोग चौंक जाते हैं। उसी वक्त ही फेंग, जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और चेन के पहले हिस्से के अंत से बस थोड़ा दूर था, कांप जाता है। वो तेजी से पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं जब वो श्वेन लून के सामने खड़ी उन 3 फिगर को देखता है। हीफंग के रुकते ही श्वेन लून के दिल को राहत मिलती है। फिर वो ठंडी हंसी के साथ लड़की को धीरे धीरे अपने दाएं हाथ से दबाने लगता है, जिससे वो लड़की दर्द में चीखने लगती है, जैसे उसका पूरा शरीर टुकड़ों में बंट रहा हो। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं, जिससे देखने सुनने वालों का दिल कांप जाता है। सुमिंग ये सब देखता है तो भौहें सिकोड़ता है और मन ही मन आह भरता है। उसे पहले ही लग गया था कि हीफंग का पास्ट बहुत दुखद है। हीफंग कांपते हुए श्वेन लून को घूरता है, जो दूर खड़ा है। बाकी लोग उसका एक्सप्रेशन नहीं देख सकते, बस इतना देखते हैं कि वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर तेजी से मुड़कर आगे बढ़ने लगता है। अब उसके हर कदम के साथ उसका शरीर और ज्यादा कांपता है। फिर एक और दर्द भरी चीख आती है जो हीफंग को पुकारती है, फंग अर, बचाओ। श्वेन लून जैसे ही लड़की की काली फिगर को कुचल देता है, वो धीरे धीरे दोनों बूढ़ों में से एक को भी दबाने लगता है। जब उनकी चीखें कमजोर हो जाती हैं और पर्पल कपड़े वाला आदमी देखता है कि हीफंग इतनी जोर से कांप रहा है कि अब और नहीं चल पाएगा, तो वो आखिरी काली फिगर को भी दबाने लगता है। इन दर्द भरी चीखों के बीच सुमिंग देखता है कि हीफंग के मुंह से खून की उल्टी निकल जाती है और वो चेन पर पैर फिसलाकर नीचे उस गहरी घाटी में गिर जाता है। ये देखकर सुमिंग को अपनी ट्राइब याद आ जाती है। उसे अपनी ट्राइब के माइग्रेशन के दौरान हुए भयानक हादसे और बाइटू की बेरहमी याद आती है। सुमिंग मन में सोचता है, अगर कोई जंगली जानवर ताकतवर नहीं है तो वो सिर्फ दूसरों का खाना बन जाता है। अगर इंसान मजबूत नहीं है तो ताकतवर लोग उसे अपनी मर्जी से नचा सकते हैं। चाहे वो कितना भी विरोध करे, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर मुझे यह बदलना है तो मुझे ताकतवर बनना होगा। सुमिंग की आंखों में कोई दया नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन और रेजोल्यूशन है। हीफंग टूटे हुए अंदाज में हंसता है। उसका शरीर तेजी से घाटी की ओर गिरता है। वो आंखें बंद कर लेता है। अभी उसके जीवन में बहुत कुछ बाकी था, बदला भी लेना था, लेकिन अब शायद मौका नहीं मिलेगा। श्वेन लून खड़ा होता है और कुछ तेज कदमों में पहाड़ की चोटी के किनारे पहुंच जाता है। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान है। जैसे ही हीफंग मरेगा, वो पुकियांग ट्राइब की ताकत से उसकी लाश ढूंढ लेगा। उसे पता है कि चेन्स के नीचे की घाटी में बहुत डरावनी ताकत है। वो खुद भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ तीनों ट्राइब्स के लोग ही एक खास रिचुअल के बाद वहां जा सकते हैं। इसी वक्त एक हल्की सी आहट सी सुनाई देती है। हान माउंटेन सिटी के पहले लेयर से एक सफेद फिगर निकलती है। वो एक औरत है जिसके पैरों के नीचे सफेद बादल है, जैसे वो उसी पर उड़ रही हो। वो एक लंबा सफेद आर्क बनाकर हीफंग की गिरती हुई बॉडी की तरफ बढ़ती है। पल भर में ही वो हीफंग तक पहुंच जाती है, जिससे हीफंग, जिसकी आंखें बंद थीं, उसी सफेद बादल पर गिर जाता है। श्वेन लून की आंखों में चमक आ जाती है। वो औरत को घूरता है लेकिन कुछ बोलता नहीं, जैसे उससे डरता हो। असल में पुकियांग ट्राइब के लोग भी चुप रहते हैं जब वो औरत आकर हीफंग को बचा लेती है, जैसे उन्हें उम्मीद थी कि वो ऐसा करेगी। वो औरत सफेद कपड़े पहने है। उसके चेहरे पर व्हाइट वेल है जिससे उसका चेहरा छुपा है, लेकिन उसकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं। उनमें कोई अजीब सा आकर्षण है जिससे जो भी देखे बस देखता ही रह जाए।
सुमिंग के दिमाग में यादें ताजा हो जाती हैं। ये वही औरत है जिसे उसने पिछली रात ही फेंग से बात करते देखा था, लेकिन आज वो कल से थोड़ी अलग लग रही है। औरत मीठी लेकिन ठंडी आवाज में कहती है, सर श्वेनलून, मैं इस इंसान को बहुत पहले से जानती हूं। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं इसे बचा लूं। उसकी आवाज सुनने में तो प्यारी है, लेकिन उसमें एक सर्दी भी है, जैसे सर्दियों की हवा। श्वेनलून मजबूरी में मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं बीच में ना पड़ता। यह बस एक गलत फहमी है, लेकिन हमारे बीच दुश्मनी है। उम्मीद है आप समझेंगी। मैं तुम्हारे और उसके मामले में दखल नहीं दूंगा। औरत हीफोंग को लेकर लेक ऑफ कलर्स ट्राइब वाले पहाड़ की तरफ लौट जाती है। उनके जाते ही ज्वेनलुन कुछ देर छोटी पर चुप रहता है, फिर वापस दूसरे लेयर में लौट जाता है। लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के पहाड़ को हान माउंटेन सिटी से जोड़ने वाली चेन के नीचे के 8 विशाल पत्थर के पिलर धीरे धीरे नीचे धंस जाते हैं, गड़गड़ाहट के साथ, और फिर गहरी घाटी में गायब हो जाते हैं। चेन फिर से हवा में हिलने लगती है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। औरत को जाते हुए देख सुमिंग अपने आसपास लोगों को बड़बड़ाते सुनता है। लोग कहते हैं वो हान फेई जी है। वो लेक ऑफ कलर्स ट्राइब की प्रोडिजी है और फ्रीजिंग स्काई क्लैन के एक एल्डर की फेवरेट भी है। उसे पहले ही फ्रीजिंग स्काई क्लैन का डिसाइपल मान लिया गया है। सुना है उसे पहले ही स्कूल में जाना था, लेकिन उसने खुद ही अगली बार तक वेट करने को कहा। मैंने भी सुना है, लेकिन सब उसे हान फेइजी ही बुलाते हैं। ये बहुत बड़ा टाइटल है। सुना है फ्रीजिंग स्काई क्लैन के एल्डर ने ही उसे ये नाम दिया। अब ये कोई सीक्रेट नहीं, फ्रीजिंग स्काई क्लैन डिसाइपल्स चुनने में बहुत सख्त है। असल में स्कूल के सिर्फ 3 सबसे ताकतवर डिसाइपल्स को ही सेंट का टाइटल मिलता है। सुना है उसके पास 900 से भी ज्यादा ब्लड वेन्स हैं। वो पक्की ट्रांसेंडेंस वाली है। ज्वेनलुन भले ही ट्रांसेंडेंस रेल्म का वॉरियर हो, लेकिन फ्रीजिंग स्काई क्लैन वालों के सामने वो भी इज्जत से पेश आता है। उसके पैरों के नीचे जो व्हाइट क्लाउड है वो लेक ऑफ कलर्स ट्राइब का सेक्रेड ट्रेजर है। कहते हैं उसका रूप हर वक्त बदलता रहता है और उसे क्लाउड ऑफ कलर्स कहते हैं। थोड़ी देर में चर्चा खत्म हो जाती है और भीड़ धीरे धीरे छंटने लगती है। शायद दिन में बहुत कुछ हो गया था, इसलिए तीसरे लेयर के ज्यादातर लोग अब ट्रेडिंग का मूड नहीं रखते। जल्दी ही लोग कम हो जाते हैं। कुछ दुकानें तो जल्दी बंद भी हो जाती हैं। सुमिंग वहीं रहता है और उस दुकान में जाता है जो पहले उसकी नजर में आई थी। बूढ़ा आदमी अब फिर से दुकान में बैठा है। जब वो सुमिंग को आता देखता है तो देखता है, बूढ़ा आदमी बोलता है, मैंने देखा था कि दोपहर में तुम अंदर आना चाहते थे, लेकिन हान माउंटेन की चेन्स चैलेंज करने वाले ने तुम्हें रोक दिया। सुमिंग सिर हिलाता है और दुकान में इधर उधर देखने लगता है। अगर कुछ पसंद आए तो बोलना, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। इस दुकान में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे न पता हो। बूढ़ा आदमी सुमिंग को घूरता है और भौहें सिकोड़ता है। सुमिंग फिर सिर हिलाता है और दीवार पर टंगी 9 पैरों वाली मकड़ी के 9वें पैर की तरफ इशारा करता है। मुझे वो चाहिए। बूढ़ा आदमी बोलता है, 9 स्ट्राइप्ड स्पाइडर का 9वां पैर। इसमें उसकी पूरी शक्ति है और ये बहुत रेयर है। मैं यहां स्टोन कॉइन्स में कुछ नहीं बेचता। क्या दोगे बदले में? अगर आम चीज है तो भूल जाओ। ये देखो। सुमिंग ज्यादा बात नहीं करता। वो अपने रोब में हाथ डालकर एक काली बोन ब्लेड निकालता है। ब्लेड पूरी तरह काली है, लेकिन गौर से देखने पर उसमें लाल रेखा दिखती है। ये वही बोन ब्लेड थी जो फेंगमू ने सुमिंग को दी थी। वो ब्लेड जमीन पर रखकर बूढ़े की तरफ बढ़ा देता है। बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान होता है, ब्लेड को ध्यान से देखता है। बूढ़ा आदमी बोलता है, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की नकली बर्सर्कर वेसल। फिर वो सुमिंग को गौर से देखता है, जैसे उसकी असली पहचान समझने की कोशिश कर रहा हो। उसे पता है कि बाहरियों के पास ये ब्लेड बहुत मुश्किल से आती है। सिर्फ ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के लोग ही इसे बना सकते हैं। मुझे इस मकड़ी का 9वां पैर ही नहीं, वो काली हड्डी भी चाहिए। सुमिंग दुकान के शेल्फ पर रखी एक मुट्ठी जितनी बड़ी काली हड्डी की तरफ इशारा करता है, जिस पर बर्फ की परत और ठंडक है। साफ है ये भी कोई खास बीस्ट की है। बूढ़ा आदमी बोलता है, ग्रेट ब्रैम्बल्स की हड्डी। एक ब्लेड के बदले एक ही चीज मिलेगी, 2 नहीं। अब बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराता है। उसे लग रहा है कि इस बंदे को असल में हड्डी चाहिए। ब्लेड की वजह से अब उसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा नरम हो गया है। सुमिंग बोलता है, ब्लेड को ध्यान से देखो। बूढ़ा आदमी थोड़ा चौंकता है, फिर ब्लेड को और गौर से देखता है। लाल रेखा देखता है। वो ब्लेड को घुमाता है जिससे ठंडी हवा फैलती है, लेकिन उसी में गर्मी भी है। ठंड और गर्मी ऐसे मिल गई जैसे एक हो गई हो। थोड़ी देर बाद सुमिंग दुकान से 9 स्ट्राइप्ड स्पाइडर का 9वां पैर और काली हड्डी लेकर बाहर निकलता है। बूढ़ा आदमी सही समझ गया था। यही चीजें सुमिंग को चाहिए थीं। असल में सुमिंग को दोनों चीजें चाहिए थीं, एक वेलकमिंग ऑफ डीटीज के लिए, दूसरी स्पिरिट प्लंडर के लिए हर्ब्स उगाने के लिए। सुमिंग मन में सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोनों चीजें एक ही दुकान में मिल जाएंगी।
अभी भले ही मैं इन्हें इस्तेमाल न कर सकूं और अपनी इकलौती नकली बजरकर वेसल देनी पड़ी, लेकिन सुमिंग की आंखों में चमक आ जाती है जैसे ही उसे बूढ़े आदमी के दाहिने हाथ में बंधी बेल्स की संख्या याद आती है। सुमिंग मन में सोचता है, वो इंसान ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब से है। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का लीडर जरूर जानता है कि मैं फेंगमू का इलाज कर रहा हूं। सुमिंग शांतिपूर्वक आगे बढ़ता है। ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। उसे याद आता है कि एल्डर ने एक बार कहा था, जब भी कोई समस्या आए सोचो, अगर समझ न आए तो खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचो, शायद नया रास्ता मिल जाए। अगर मैं ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का लीडर होता तो अपने बेटे की तबीयत और बर्ताव में बदलाव जरूर नोटिस करता और उसका पीछा भी करता, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आया। इसका मतलब मेरी फाइन कंट्रोल वाली सावधानी काम कर गई है। इसी तरह अगर मैं लीडर होता तो उस इंसान पर शक जरूर करता जो मेरे बेटे का इलाज कर रहा है। जब तक मुझे पक्का ना हो जाए मैं कभी भी ऐसे बजरकर को नाराज नहीं करता, खासकर ट्रांसेंडेंस रेल्म वाले को, जिससे मुझे खतरा हो सकता है। ऐसी हालत में अगर मैं देखूं कि मेरे बेटे ने जो बोन ब्लेड गिफ्ट में दी थी वो किसी और के पास वापस आ गई तो मैं क्या सोचूंगा। सुमिंग अपनी भौहों के बीच हल्का सा मसाज करता है। जब से वो साउथ मॉर्निंग की अनजानी और अजनबी धरती पर आया है उसे हर चीज खुद ही समझनी पड़ी है। अकेले इंसान के लिए, खासकर जब उसके पास ताकत कम हो, किसी अनजान जगह में सरवाइव करना मुश्किल होता है जब तक वो आम जिंदगी जीने को तैयार न हो। लेकिन सुमिंग ऐसा नहीं चाहता। उसे नहीं पता था कि घर कब लौट पाएगा। उसके पास अनुभव कम था, इसलिए वो बस अलग अलग एंगल से सोच सकता था। उसे यह भी ध्यान रखना था कि वो बेवजह दुश्मनी न दिखाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ सामने आए। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब। मैं फेंगमू को इलाज के बहाने इस्तेमाल करूंगा, धीरे धीरे उसकी हालत सुधारूंगा। जब मेरी ताकत एक लेवल पर पहुंच जाएगी तब मैं मौका देखकर यहां अपनी जगह बना लूंगा। मैंने अभी तक ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं दिखाई, बल्कि फेंगमू का इलाज कर रहा हूं। अपनी गुडविल दिखा चुका हूं। अब यह ब्लेड देकर मैं ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की प्रतिक्रिया टेस्ट कर सकता हूं और समझ सकता हूं कि मुझे आगे उनसे कैसे पेश आना है। सुमिंग को ये बातें तुरंत नहीं सूझीं। हीफंग और श्वेनलुन की घटना के दौरान जब उसने बूढ़े आदमी की कलाई पर काली बेल्स देखी, तभी से ये बातें उसके दिमाग में धीरे धीरे पकने लगी थीं। अभी उसमें अनुभव की कमी थी, वरना वो ये बातें तुरंत सोच लेता। उसे हर बार समय चाहिए होता था ताकि वो अपनी कमी छुपा सके। जैसे फेंगमू के केस में उसने महीनों तैयारी की थी, तभी वो फेंगमू के पिता पर असर डाल सका। वो तभी कोई कदम उठाता जब उसे अपने प्लान पर 90% भरोसा हो जाता। यही वजह थी कि वो फेंगमू के सामने कई बार जंगल में आने के बाद ही खुद को दिखाता था। अब भी वही हाल था। अगर हीफंग वाली घटना नहीं भी होती तो भी सुमिंग पहले सब कुछ ऑब्जर्व करता, सोचता, फिर ही लौटता। अभी वो अपने दिमाग में सब कुछ दोबारा सोचता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई गलती नहीं हुई तो वो तीसरे लेयर से निकलकर चौथे लेयर में अपने लॉजिंग्स पर लौट जाता है। जब आसमान अंधेरा हो रहा होता है वो अपने रूम में बैठ जाता है, जो विंडस्ट्रीम सिटी के रूम से कई गुना ज्यादा शानदार है, और सोच में डूब जाता है। साउथ मॉर्निंग में आए 2 सालों में उसमें हर वक्त सोचने की आदत पड़ गई थी। एल्डर की दी हुई सीखें भी धीरे धीरे याद आने लगती हैं। मुझे ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब से संपर्क बनाए रखना है। अभी रिश्ता मजबूत नहीं है, मुझे ये रिश्ता बनाना होगा ताकि आगे चलकर वो मेरे लिए एक रास्ता बन सके। लेकिन हान माउंटेन सिटी में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होना चाहिए, और भी विकल्प चाहिए, तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। सुमिंग चुपचाप अपने रूम में बैठा रहता है। अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन का मैप ढूंढने के अलावा उसे जल्दी से यहां अपनी जगह बनानी है ताकि पता चल सके कि एल्डर यहां है या नहीं। भले ही उम्मीद कम थी और एल्डर शायद अब जिंदा ना हो, लेकिन सुमिंग मानने को तैयार नहीं था। अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन का आधा मैप साउथ मॉर्निंग में जरूर होगा। यह कोई आम चीज नहीं है और न ही कोई मिड साइज ट्राइब के पास होगी। यह बहुत कीमती चीज है और आसानी से किसी को नहीं दिखाई जाएगी। सुमिंग आह भरता है। मुझे सबसे पहले खुद को सरवाइव करना है और मुझे ही फंग जैसा नहीं बल्कि श्वेनलुन जैसा ताकतवर बजरकर बनना है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आती है। हन माउंटेन सिटी में ट्रांसेंडेंस रेल्म के 5 बजरकर्स हैं। श्वेनलुन उनमें से एक है और पुकियांग ट्राइब का चीफ गेस्ट भी। इसका मतलब बाकी 4 बजरकर्स भी तीनों ट्राइब्स में बंटे होंगे। इसके अलावा यहां ब्लड सोलिडिफिकेशन रेल्म के भी बहुत सारे बजरकर्स हैं, जिनमें से ज्यादातर तीनों ट्राइब्स के मेंबर नहीं हैं। जरूर कोई वजह है कि इतने लोग यहां लंबे समय तक रहते हैं। फंगमू ने एक बार कहा था कि फ्रीजिंग स्काई क्लैन हमेशा हान माउंटेन सिटी में नए डिसाइपल्स चुनने आता है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि हान माउंटेन सिटी में जरूर कोई सीक्रेट है जो ताकतवर बजरकर्स को यहां रोक कर रखता है।
अभी मेरे पास 200 थे, 23 ब्लड वेन्स हैं और मैं ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के 7वें लेवल पर हूं। हन माउंटेन सिटी में मैं बस मिड टियर बजकर हूं। फाइन कंट्रोल की वजह से मैं 8वें लेवल वालों से लड़ सकता हूं, लेकिन अभी बस मिड स्टेज के पीक पर ही हूं। सुमिंग चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी ब्लड रेड मून की परछाई झलकती है। लेकिन मेरे पास विंग्स ऑफ द मून की सोल्स हैं। अगर मैं उन सबको मूनलाइट में एक्टिवेट करूं तो खुद को बहुत नुकसान पहुंचाकर भी, जैसे डार्क माउंटेन में किया था। सुमिंग आंखें बंद कर लेता है और अपनी आंखों में मून की छाया को छुपा लेता है। यह मेरी फिनिशिंग मूव है। जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। और हान फेजी नाम भी अजीब है। चर्चा में सुना फ्रीजिंग स्काई क्लैन के सबसे ताकतवर 3 डिसाइपल्स को ही सेंट का स्टेटस मिलता है। सुमिंग बस थोड़ी देर सोचता है, फिर मन हटाकर बाकी चीजों में नहीं उलझता। जब उसका मन शांत हो जाता है तो वो मेडिटेशन में चला जाता है और धीरे धीरे अपने शरीर में ची सर्कुलेट करता है। आधी रात कब बीत गई पता ही नहीं चलता। पूरी हन माउंटेन सिटी गहरी नींद में डूब जाती है। कुछ देर बाद बाहर हल्की गरज की आवाज आती है, फिर बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं। ऐसा लगता है जैसे बारिश आसमान से गिर रही हो या जमीन से उछल रही हो। दोनों मिलकर एक पर्दा बना देती हैं। यह बारिश का मौसम था। बारिश तेजी से गिरती है और जल्दी ही पूरी हान माउंटेन सिटी को ढक लेती है। हवा बारिश को उठाकर सुमिंग के कमरे की खिड़की से टकराती है, जिससे बीस्ट स्किन्स की खिड़की पर थप थप की आवाज आती है। रूम में कोई कैंडल नहीं जल रही, सब तरफ अंधेरा है। लेकिन जैसे ही आसमान में बिजली चमकती है, कमरा कुछ पल के लिए रोशनी से भर जाता है। सुमिंग अपनी आंखें खोलता है। वो उठकर धीरे से खिड़की खोलता है। हवा उसके चेहरे से टकराती है, उसके बाल उड़ने लगते हैं। वो बाहर अंधेरे और बारिश को देखता है, बिना हिले डुले। पता नहीं डार्क माउंटेन में अब कौन सा मौसम है। 2 साल हो गए, वक्त कितनी जल्दी बीत गया। सुमिंग सोचता है, ट्राइब कैसी होगी? एल्डर अब भी जिंदा है। सुमिंग के मन में कसक है। वो अजनबी जगह में अकेला है और उसे तन्हाई महसूस होती है। यह तन्हाई उसे चुप रहकर खुद को प्रोटेक्ट करने पर मजबूर करती है। वो अपने चेहरे के निशान को छूता है और बहुत देर तक ऐसे ही खड़ा रहता है, जब तक हान माउंटेन सिटी में उसकी दूसरी रात भी धीरे धीरे बीत नहीं जाती। सुबह होती है, लेकिन अब भी बारिश हो रही है। सड़कों पर बहुत कम लोग हैं। बारिश का पानी पहाड़ी रास्तों से बहता हुआ रास्तों को फिसलन भरा बना देता है। सुमिंग हान माउंटेन सिटी में और नहीं रुकता। उसने पहले ही बहुत सारी हर्ब्स खरीद ली हैं। भले ही स्पिरिट प्लंडर के लिए कुछ हर्ब्स और चाहिए थीं और 3 में से बस एक बीस्ट बोन मिली, लेकिन तीसरे और चौथे लेयर में अब उसे कुछ नहीं चाहिए था। शायद दूसरे लेयर में कुछ मिल सकता था, पर वहां जाने के लिए सिर्फ कल्टीवेशन लेवल ही काफी नहीं, बल्कि तीनों ट्राइब्स में से किसी का पावरफुल गेस्ट होना जरूरी है। सुमिंग थोड़ी देर सोचता है, फिर हान माउंटेन सिटी छोड़ देता है। हान माउंटेन सिटी की उसकी पहली यात्रा खत्म होती है। यह एक आम सीधी सादी ट्रिप थी। हो सकता है कुछ लोगों का ध्यान उस पर गया हो, लेकिन वो भी बस ऐसे जैसे किसी झील में पत्थर फेंकने से थोड़ी देर के लिए लहरें उठती हैं, फिर सब शांत हो जाता है। जब वो आया था आसमान साफ था, जब गया तो बारिश हो रही थी। हान माउंटेन सिटी को पीठ दिखाकर सुमिंग दूर जंगल की पहाड़ियों की तरफ चला जाता है। वो बिना रुके बारिश में भागता हुआ पहाड़ों की ओर बढ़ जाता है। हान माउंटेन सिटी में रहते हुए उसने साउथ मॉर्निंग का मैप ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं की थी। फिर भी जब भी वो सड़कों पर चलता, दुकानों में मैप्स देखता, लेकिन कहीं नहीं मिला। बातचीत से उसे पता चलता है कि इलाके के सारे मैप्स तीनों ट्राइब्स के पास हैं और वो बहुत कीमती हैं। सुमिंग का आगे का रास्ता धुंध और मुश्किलों से भरा है। उसे एक आम इंसान नहीं बल्कि ताकतवर बजकर बनना है, लेकिन उसे नहीं पता उसका भविष्य कहां है। उसे बस इतना पता है कि उसे अपने रास्ते पर डटे रहना है और अपनी ताकत बढ़ानी है, तभी उसके सामने की धुंध हटेगी। वो शांतिपूर्वक स्टेडी पेस में आगे बढ़ता है। वो सीधे रेन फॉरेस्ट में नहीं जाता, बल्कि कई दिन इधर उधर घूमता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, वो वापस उसी जानी पहचानी गुफा में लौटता है जो रेन फॉरेस्ट के गहरे हिस्से में है। बारिश लगातार होती रहती है और बारिश उसके पैरों के निशान मिटा देती है, जिससे उसे नेचुरल सुरक्षा मिल जाती है। जब सुमिंग कई दिन बाद गुफा में लौटता है, उसका शरीर भीगा होता है और बालों से पानी टपक रहा होता है। जैसे ही वो सूखे कमरे में पहुंचता है, वो अपनी सी सर्कुलेट करता है और उसके शरीर से गर्मी की लहरें उठती हैं, जैसे उसकी ची आग बन गई हो। जल्दी ही उसके शरीर से सफेद मिस्ट उठने लगती है। उसके गीले कपड़े धीरे धीरे सूख जाते हैं, लेकिन उनमें कई सिलवटें पड़ जाती हैं, जिससे वो थोड़ा थका हुआ और परेशान सा लगता है। सुमिंग जब अपनी गुफा में लौटा तो उसके चारों तरफ सफेद मिस्ट थी। उसने गुफा के कुछ खास हिस्सों पर पहले से पतली बीस्ट फर्स बिछा रखी थी। ये इतने हल्के थे कि हल्की सी हवा भी इन्हें उड़ा सकती थी,
जिससे सुमिंग को अंदाजा हो जाता था कि हवा कितनी तेज थी और कोई आया या नहीं। गुफा के मुहाने पर भी उसने यही तरीका अपनाया था। सब चेक करने के बाद उसे तसल्ली हो गई कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई गुफा में नहीं आया। सुमिंग मन में सोचता है, अच्छा हुआ यह तरीका अपनाया, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती। वो अपने बालों को छांटता है। उसके शरीर में ची की वजह से गर्मी फैलती है, जिससे उसके बाल भी सूख जाते हैं। फिर वो अपने कपड़ों से एक छोटा फटा हुआ बैग निकालता है और उसमें से हान माउंटेन सिटी से खरीदी गई हर्ब्स और बाकी चीजें निकालता है। सब चेक करने के बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि कुछ भी कम नहीं हुआ, तब वो रिलैक्स करता है। बैग में एक जगह टूटी हुई थी, इसलिए भले ही वो 2 साल से इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी उसे चिंता रहती थी। सुमिंग मन में सोचता है, अब स्पिरिट प्लंडर बनाना प्रायोरिटी है। अगर यह पिल बन गया तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसे मैं अपनी फिनिशिंग मूव की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं जब विंग्स ऑफ द मून नहीं बुला पाऊं। लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल है। हर्ब्स तो अब बस 3 और चाहिए। असली दिक्कत है ट्रांसेंडेंस रेल्म के बराबर ताकत वाले बीस्ट की हड्डी। सुमिंग काली हड्डी का टुकड़ा उठाता है जो उसने हान माउंटेन सिटी से लिया था। उसमें से बहुत ठंडी प्रेजेंस आ रही थी। हाथ में लेते ही बर्फ जैसा एहसास। सुमिंग मन में सोचता है, कहा गया है कि ट्रांसेंडेंस रेल्म के बराबर ताकत वाले जंगली जानवर की हड्डी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मैंने खुद उसे मारा हो। शायद खरीद भी सकता हूं, भले ही ऐसी हड्डियां बहुत कम मिलती हों। इसके अलावा मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मौत के करीब हो। उसकी ताकत का कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन जब बाकी चीजें इतनी रेयर हैं तो साफ है जितना ताकतवर इंसान उतना बेहतर स्पिरिट प्लंडर पिल। सोचता हूं अगर किसी मरते हुए ट्रांसेंडेंस रेल्म बजरकर को मिल जाए तो स्पिरिट प्लंडर कितना ताकतवर बनेगा। सुमिंग की आंखों में चमक आती है, फिर वो खुद ही हंस देता है। ये सब बस ख्याली पुलाव हैं। साधारण आग से ये पिल नहीं बन सकता, लाशों की मियास्मा चाहिए। मुझे पता है पुकियांग ट्राइब डेथ की ऑनरा से ट्रेनिंग करता है, तो उनके पास बहुत मियास्मा जरूर होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद सुमिंग ये सब दिमाग से निकाल देता है। अभी स्पिरिट प्लंडर के लिए काफी चीजें और जुटानी हैं। ये लंबी प्लानिंग का काम है। अब मेरी ताकत रिकवर हो गई है, माउंटेन स्पिरिट का इस्तेमाल करके अपनी पावर बढ़ानी चाहिए। सुमिंग गहरी सांस लेता है। बाहर भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन गुफा में उसके हाथ की गर्मी से हर्ब्स जलने लगती हैं। पिल्स बनाने का यह प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। जैसे ही माउंटेन स्पिरिट उसके छी में घुल जाता है, सुमिंग उसे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, जिससे उसकी ब्लड वेन्स स्टेडिली बढ़ती जाती हैं। अब सुमिंग बहुत कम ही गुफा से बाहर निकलता है। वो दिन रात अंदर ही रहता है, जैसे आइसोलेशन में हो। देखते देखते आधा महीना गुजर जाता है। इन दिनों में सुमिंग ने गुफा नहीं छोड़ी। उसके पास माउंटेन स्पिरिट बनाने के लिए काफी हर्ब्स थीं। अब उसकी ब्लड वेन्स 243 से बढ़कर 239 हो गई थीं। उसकी ट्रेनिंग स्पीड मॉडरेट थी, लेकिन स्टेडी थी। हर नई ब्लड वेन के बाद वो फाइन कंट्रोल में जाता और पूरी मास्टरी के बाद ही आगे बढ़ता। इस वजह से भले ही ब्लड वेन्स की संख्या बहुत तेजी से न बढ़ रही हो, लेकिन उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। अब वो पहले से भी ज्यादा शांत रहने लगा था। अगर डार्क माउंटेन ट्राइब का कोई उसे देखता तो पहचान ही नहीं पाता। उसकी सिर्फ शक्ल ही नहीं, उसकी प्रेजेंस भी पूरी तरह बदल गई थी। ये एक मेटामॉर्फोसिस थी, सच्ची ग्रोथ। उसकी आंखों के पास 2 उंगलियों की दूरी पर एक हल्का सा निशान था। वो उसे ठीक कर सकता था, लेकिन चाहता नहीं था। वो अक्सर अपने चेहरे के निशान को छूता और गुफा के अंधेरे में चुपचाप देखता रहता। आधा महीना बीतने के बाद एक दिन सुमिंग ने माउंटेन स्पिरिट निगला और मेडिटेशन में बैठ गया। जैसे ही पिल घुलकर उसके ची में समा जाता है, बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आती है, सीनियर सीनियर। सुमिंग तुरंत रिएक्ट नहीं करता। कई घंटे बीत जाते हैं। जब आसमान अंधेरा होने लगता है, चांद निकल आता है और माउंटेन स्पिरिट पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है, तब वो आंखें खोलता है। उसकी आंखें शांत हैं। वो बीस्ट स्किन की शर्ट पहनकर धीरे धीरे बाहर निकलता है। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। रेन फॉरेस्ट के गहरे हिस्से में फोंगमू की आवाज सुनाई देती है। बारिश की वजह से सब जगह नमी है। सुमिंग एक बड़े पेड़ की शाखा पर खड़ा होकर चारों तरफ देखता है। ये वही जगह थी जहां उसने फोंगमू से मिलने के लिए चुना था। वो हमेशा सुरक्षित जगह चुनता था ताकि कोई ट्रैप न हो। फिर वो अपनी नजरें घुमाता है और दायां हाथ आगे बढ़ाता है। अचानक विंग्स ऑफ द मून की इनविजिबल सोल्स चारों तरफ फैल जाती हैं, जिससे आसमान की चांदनी और तेज हो जाती है। फंगमू, इधर आओ। उसकी आवाज तेज नहीं, लेकिन उसमें ऐसी ताकत है कि चारों तरफ गूंज जाती है। कुछ ही देर में झाड़ियों से आवाज आती है। कोई तेजी से दौड़ता हुआ सुमिंग के पास आता है। वो फंगमू है। अब उसे सुमिंग की रहस्यमय आदतों की आदत हो गई थी। आवाज की दिशा से उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था।
वो आते ही जोर जोर से सांस लेता है और सुमिंग को देखता है। उसे लगता है जैसे सुमिंग अंधेरे के साथ घुला हुआ है। बस हल्की सी झलक दिखती है। प्रणाम सीनियर मो। फंगमू जल्दी से झुककर सलाम करता है और अपनी पीठ से बड़ा बैग उतारकर जमीन पर रखता है। उसमें ढेर सारी क्लाउड गॉज ग्रास भरी है। सुमिंग बैग पर नजर डालता है और दायां हाथ पेड़ पर रखता है। पेड़ की छाल हिलती है और गिर जाती है। सुमिंग अपनी उंगलियों से उस पर 3 हर्ब्स की तस्वीर बना देता है। सुमिंग बोलता है, अगर इन 3 में से कोई एक हर्ब्स तुम ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें 3 बार इलाज कर दूंगा। अगर तीनों ढूंढ लाओ और उसके बराबर कुछ और दे दो तो शायद मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक भी कर दूं। फंगमू चौंक जाता है। उसके चेहरे पर तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर से बहुत एक्साइटेड है। अगर यह पहली मुलाकात होती तो वो कभी यकीन न करता, लेकिन अब सुमिंग की क्रेडिबिलिटी उसके लिए बहुत बढ़ गई थी। फेंगमू थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, सीनियर मजाक मत कीजिए। मुझे अपनी चोट का पता है, यह बजकर आर्ट की वजह से है। मेरे पिता और एल्डर भी इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाए, बस दबा सकते हैं। पूरी तरह ठीक करना बहुत मुश्किल है जब तक वो इंसान न मिल जाए जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी। सुमिंग बोलता है, आगे आओ। फंगमू का दिल फिर जोर से धड़कता है, लेकिन वो बिना हिचक आगे बढ़ता है। जैसे ही वो पास आता है, सुमिंग उसका कंधा पकड़ लेता है। ठंडक की लहर फंगमू के शरीर में दौड़ जाती है, जिससे वो कांप जाता है। फिर वो ठंडक गर्मी में बदल जाती है जो उसके शरीर में घूमती है। फंगमू कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुमिंग हाथ हटा लेता है। फंगमू जानता है कि सुमिंग को दूसरों का पास आना पसंद नहीं, तो वो जल्दी से पीछे हट जाता है। सुमिंग बोलता है, मुझे पूरा भरोसा नहीं, बस 7 में से करीब 7 चांस हैं। फंगमू बोलता है, 7? फंगमू गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ जाती है। वो पेड़ की छाल पर बनी तीनों हर्ब्स को ध्यान से देखता है। सुमिंग बोलता है, 7 में 2 बीस्ट बोन्स भी चाहिए, ऐसे जंगली जानवर की जिसकी ताकत ट्रांसेंडेंस रेल्म के बराबर हो। फंगमू ये सुनकर कुछ नहीं पूछता, बस सिर हिलाकर याद कर लेता है। जब सुमिंग बात खत्म कर देता है और जाने लगता है, फंगमू के चेहरे पर सम्मान का भाव आ जाता है। वो सुमिंग को सलाम करता है और कहता है, फंगमू बोलता है, सीनियर आने से पहले मेरे पिता ने यह चीज आपको देने को कहा है, कृपया स्वीकार करें। फंगमू अपने कपड़ों से एक काली बेल निकालता है और सुमिंग के सामने उसे तोड़ देता है। बेल टूटते ही उसमें से मिस्ट निकलती है और फिर एक सफेद लकड़ी का बॉक्स प्रकट होता है। फंगमू दोनों हाथों से वो बॉक्स आगे बढ़ाता है। वो खुद भी बहुत क्यूरियस है कि इसमें क्या है, क्योंकि उसके पिता ने अचानक जंगल भेजने से पहले ही ये बॉक्स दिया था। सुमिंग बोलता है, खोलो इसे। फंगमू तुरंत बॉक्स खोलता है। देखते ही चौंक जाता है। उसमें एक बोन ब्लेड है जिसमें हल्की ठंडी प्रेजेंस है और लाल लाइन भी है। यह वही ब्लेड थी जिसे सुमिंग ने हैन माउंटेन सिटी में बार्टर किया था। सुमिंग का चेहरा शांत रहता है। वो हवा में हाथ घुमाता है और ब्लेड उसके हाथ में आ जाती है। सुमिंग बोलता है, अपने पिता को मेरा धन्यवाद कहना। सुमिंग ब्लेड और क्लाउड गॉज ग्रास का बैग लेकर एक कदम पीछे जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। फंगमू हैरान रह जाता है। उसे वो ब्लेड पहचान में आती है, लेकिन समझ नहीं आता कि जो ब्लेड उसने खुद गिफ्ट की थी वो उसके पिता के पास कैसे पहुंची और अब उसे वापस सुमिंग को क्यों देना पड़ा। बारिश का मौसम जारी रहा। कुछ दिनों बाद बारिश हल्की होने लगी। कभी कभी हल्की फुहारें गिरती, जैसे मौसम अभी जाना नहीं चाहता। अब तक सुमिंग को यहां की नमी की आदत पड़ चुकी थी। जब वो पहली बार यहां आया था तब जैसी बेचैनी थी, अब वैसी नहीं थी। फंगमू के पिता द्वारा बोन ब्लेड लौटाने की घटना ने सुमिंग के शक को पक्का कर दिया और उसमें एक नई मोटिवेशन भर दी। अब उसे इस अजनबी जगह में भी थोड़ा आत्मविश्वास महसूस होने लगा। फंगमू को बाहर निकालना, ब्लेड का लेन देन करना और आखिरकार ब्लेड का वापस मिलना, यह सब बाहर से देखने में आम लग सकता है, लेकिन असल में यह सुमिंग की एक चाल थी। वो धीरे धीरे अंधेरे में ही सही अपनी पहचान और प्रभाव बना रहा था। उसने फंगमू के पिता से बस थोड़ा संपर्क किया, वो भी तब जब फंगमू के पिता को उसकी कल्टीवेशन पर शक था। सुमिंग ने अपनी गुडविल दिखाई थी और फंगमू के पिता द्वारा ब्लेड लौटाना उसी गुडविल का जवाब था, एक तरह की स्वीकृति भी। ब्लेड खुद में भले ही कीमती ना हो, लेकिन इस तोहफे का मतलब बहुत बड़ा था। ब्लेड को फटे बैग में रखकर सुमिंग फिर से अपनी गुफा में पिल्स बनाता रहा। धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता रहा। कई महीने बीत गए। अब सुमिंग की ब्लड वेन्स 260 से ज्यादा हो गई थीं। एक दिन जब वो गुफा में बैठा था, उसके शरीर से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। उसकी आंख, कान, नाक और मुंह से 7 मिस्ट ड्रैगन्स निकलकर उसके सिर के ऊपर चक्कर काट रहे थे। यह ज्यादा देर नहीं चला। अचानक उन 7 मिस्ट ड्रैगन्स में कंपन हुआ और वो बिखर गए, छोटे छोटे धागों में बदलकर चारों तरफ फैल गए। सुमिंग ने फौरन अपनी आंखें खोली, दायां हाथ उठाया और उन मिस्ट थ्रेड्स को पकड़ लिया। वो सब एक साथ उसके हाथ में समा गए
और उसकी हथेली में गायब हो गए। सुमिंग का चेहरा गंभीर था। वो धीरे धीरे उठकर गुफा के बाहर गया। आसमान में अंधेरा था, चांद ऊपर था, लेकिन बादलों की वजह से उसकी रोशनी हल्की थी। वो वहीं खड़ा रहा, उसका एक्सप्रेशन और भी गंभीर होता गया। उसकी ची अब कंट्रोल में नहीं थी, उल्टी दिशा में बहने लगी थी। उसके बाल हवा के बिना भी उड़ रहे थे, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। जमीन पर पानी के गड्ढों में पड़ी रेत और पत्थर भी धीरे धीरे खिसकने लगे, उनमें लहरें बनने लगीं। सूखी टहनियां और पत्ते भी हवा में तैरने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें ऊपर उठा रही हो। सुमिंग की आंखों में तेज रोशनी आ गई। उसने फाइन कंट्रोल में जाकर अपने चारों तरफ की ची को शांत किया। दूर आसमान की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर सोचने वाला एक्सप्रेशन था। सुमिंग मन में सोचता है, यह किसी ट्रांसेंडेंस रेल्म वाले बजर्कर की आर्ट है। जो भी है वो ज्यादा दूर नहीं, वरना मुझे इसका असर इतना साफ महसूस नहीं होता। तभी दूर आसमान में एक भारी सी गड़गड़ाहट होती है, जैसे रात में बिजली कड़क रही हो। फिर एक लंबा आर्क आसमान से निकलकर रेन फॉरेस्ट के गहरे हिस्से में गिरता है, वहीं जहां सुमिंग पहले जा चुका था, लेकिन वहां की नमी और जहरीली हवा के कारण कभी वापस नहीं गया। उस आर्क में एक इंसान की फिगर थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आर्क की रोशनी फीकी थी, मतलब वो इंसान मौत के करीब था। वो खांसते हुए खून भी उगल रहा था। उसके शरीर से हल्की ट्रांसेंडेंस जैसी प्रेजेंस आ रही थी, लेकिन बहुत अनस्टेबल थी। लगता था जैसे वो ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के पीक और ट्रांसेंडेंस रेल्म की शुरुआत के बीच झूल रहा हो। सुमिंग मन में सोचता है, ये कौन है? तभी सुमिंग का एक्सप्रेशन एकदम ठंडा हो जाता है। वो तलवार की तरह दायां हाथ घुमाता है और विंग्स ऑफ द मून की सोल्स उसके चारों तरफ फैल जाती हैं। उसी वक्त एक और लंबा आर्क आसमान से उतरता है, जिसमें घना कोहरा लिपटा है। आर्क के अंदर एक आदमी खड़ा है। चेहरा साफ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में मारने वाली नजर छुपी नहीं है। जैसे ही वो आर्क नीचे आता है, उसके पैरों के नीचे काला मिस्ट घूमता है। वो आदमी दायां हाथ उठाकर दूर खड़े सुमिंग की ओर इशारा करता है। रास्ते में उसने कई लोगों को मारा था, उनकी चीज छीनकर अपने कोहरे को तेज किया था। उसने सुमिंग को गुफा में रहते ही पहचान लिया था। उसके लिए 7वें लेवल का बजरकर कोई चुनौती नहीं था। वो तो बस एक इशारे में उसकी जान लेना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो इशारा करने वाला था, काले कोहरे वाले आदमी का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसे सुमिंग के शरीर से एक ऐसी प्रेजेंस महसूस होती है जिससे उसका दिल दहल जाता है। वो झिझक जाता है, उंगली हटा लेता है और अपनी पूरी तवज्जो भागते हुए आदमी पर लगा देता है। सुमिंग के माथे पर पसीना आ जाता है, लेकिन उसकी आंखें शांत रहती हैं। अगर उसने विंग्स ऑफ द मून की सोल्स एक्टिवेट करने में जरा भी देर कर दी होती, तो उस काले कोहरे वाले आदमी की उंगली से उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती। सुमिंग मन में सोचता है, यह स्वेन लून है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है। हान माउंटेन सिटी में स्वेन लून ने जो ठंडी आवाज निकाली थी, वो सुमिंग कभी नहीं भूल सकता। सुमिंग मन में सोचता है, और जिसे वो पीछा कर रहा है वो शायद ही फंग है। अब सुमिंग चुपचाप रेन फॉरेस्ट के गहरे हिस्से की तरफ देखता है। वो साफ देख सकता है कि दोनों आर्क्स के बीच की दूरी कम हो रही है और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सुमिंग मन में सोचता है, ही फंग ब्रेक थ्रू कर गया। उसे हनफेजी ने बचाया था, अब वो फिर दिखा है। अब वो सिर्फ श्वेनलून से भाग नहीं रहा, बल्कि ब्रेक थ्रू भी कर गया। तभी श्वेनलून को उसे यहां तक खदेड़ना पड़ा। अगर हीफंग ब्रेक थ्रू ना करता तो रास्ते में ही मर जाता। सुमिंग का चेहरा गंभीर है। यह सब उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब रेन फॉरेस्ट ही इन दोनों की लड़ाई का मैदान बन गया था। अगर सुमिंग जरा सा भी स्लो होता तो श्वेनलून की बेरहमी में वो भी फंस जाता। सुमिंग बोलता है, अब यहां रहना ठीक नहीं। हां। वो जल्दी से गुफा में लौटता है, अपना सारा सामान बैग में भरता है और पहाड़ के नीचे के रेन फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है। सुमिंग मन में सोचता है, हीफंग भले ही ब्रेक थ्रू कर गया, लेकिन अभी भी श्वेनलून के सामने टिक नहीं सकता। अगर श्वेनलून उसे मारकर चला गया तो ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझे भी तंग किया, मैं रिस्क नहीं ले सकता। सुमिंग ने फैसला कर लिया, अब ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की तरफ निकलना ही सही रहेगा। सुमिंग मन ही मन सोचता है। हालांकि इससे मेरी प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी। वो थोड़ा निराश महसूस करता है। इस लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बस गलत जगह गलत वक्त पर होने की वजह से वो फंस गया। ये रेन फॉरेस्ट उसके लिए नेचुरल शेल्टर था। यहां बहुत सारी हर्ब्स भी थीं। उसे ये जगह छोड़ने का अफसोस था। सुमिंग मन में सोचता है, शायद सब ठीक होने के बाद मैं वापस आ सकूं। भागते हुए वो ये ख्याल भी छोड़ देता है। अब उसे श्वेनलून की फितरत और समझ में आ गई थी। वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। पीछे से तेज धमाकों की आवाजें और हल्की चीखें आती हैं। सुमिंग मन में सोचता है, ये थोड़ा अजीब है। रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है, हीफंग यहीं क्यों आया? उम्मीद है ये बस इत्तेफाक है। उसकी आंखों में हल्की सी ठंडी चमक आ जाती है। अगर ये इत्तेफाक नहीं
तो ही फंग ने शुएनलुन को यहां जानबूझकर बुलाया है। क्या यहां कोई ऐसी चीज है जो उसकी मदद कर सकती है? जितना सोचता है जवाब नहीं मिलता। वो तेज भागता है, लगभग जंगल से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से रेन फॉरेस्ट के गहरे हिस्से से एक परेशान सी आवाज आती है, धमाकों के बीच। यह आवाज किसी खास बरसर्कर आर्ट से निकली थी, जिसमें ऐसी ताकत थी कि वो बहुत दूर तक फैल सके, इतनी दूर कि सुमिंग, जो अब काफी दूर था, वो भी सुन सके। हिफों की आवाज गूंजती है, मैं शुएनलुन को रोकूंगा। भाई शू, भागो। मैंने जो चीज छुपाई है उसे मेरी तरफ से यादगार समझकर ले लेना। आवाज चारों तरफ गूंजती है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाती, सीधे सुमिंग की ओर बढ़ती है। शुएनलुन लड़ाई करते हुए गुस्से में बोलता है, कितना बेवकूफ है। शुएनलुन की आंखों में चमक आती है। वो लड़ाई जारी रखते हुए दाहिनी तर्जनी उठाकर दूर भागते सुमिंग की ओर इशारा करता है। इशारा करते ही उसके पास का काला कोहरा मुड़कर एक डरावने भूत जैसे चेहरे में बदल जाता है, जो दहाड़ता हुआ सुमिंग की ओर दौड़ पड़ता है। सुमिंग की आंखों में भी अब मारने वाली नजर आ जाती है, लेकिन वो भागता रहता है। अब उसे समझ आ गया था, ही फंग ने चालाकी से उसे इसमें फंसा दिया है, वरना भले ही फंग बच भी जाता, शुएनलुन कभी उसका पीछा छोड़ता ही नहीं। ही फंग की बातों में कई झोल थे, लेकिन सुमिंग जानता था कि ही फंग को इसकी परवाह नहीं थी। वो बस चाहता था कि शुएनलुन सुने, और अब शुएनलुन को शक हो गया है तो वो सुमिंग को भी छोड़ने वाला नहीं। सुमिंग मन में बोलता है, हरामी। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कितनी भी सावधानी बरतो, चालाक लोगों के सामने चाल में फंसी जाते हो। वो तेजी से पीछे देखता है। ब्लैक फॉग से बना डरावना मिलिशियस स्पिरिट अब बस 1000 फीट दूर है, और सुमिंग की रफ्तार और बढ़ जाती है। और सुमिंग सोचता है, हिफंग कितना डेंजरस आदमी है, लेकिन उसे कैसे इतना भरोसा हो गया कि मैं उसकी मदद करूंगा? मैंने तो उसे बस एक बार, वो भी उस रात सराय में, देखा था। सुमिंग खुद से सवाल करता है, उसे कैसे पता चला कि मैं जंगल, रेन फॉरेस्ट में हूं? उसे यह भी पता था कि शुएनलुन की नेचर की वजह से मैं बाहर आ जाऊंगा। सुमिंग आगे सोचता है, उसे यह भी पता था कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा, या तो मैं कुछ नहीं करूंगा या यहां से चला जाऊंगा। जैसे ही उसे लगा कि मैं जाने वाला हूं, उसने वो बात बोल दी। सुमिंग मन ही मन कहता है, ऐसा नहीं है कि यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन यह बहुत ज्यादा इत्तेफाक है। वो मुझे शुएनलुन का ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसे पता था कि मैं जरूर पलटकर जवाब दूंगा, और उसने पहले से ही सोच लिया था कि मेरे पास बस 2 ऑप्शन होंगे। पहला, अगर मैं उस काले कोहरे वाले भूत का सामना करूं और उसे हरा दूं, तो मुझे अपनी सेफ्टी के लिए ही फेंग के साथ मिलकर शुएनलुन से लड़ना पड़ेगा। अगर मैं ही फेंग की मर्जी के खिलाफ जाकर शुएनलुन की मदद करता, तो भी ही फेंग के पास कोई और बैकअप प्लान जरूर होता अपने किसी इविल मकसद को पूरा करने के लिए। दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं भूत को हराकर भाग जाऊं। ऐसा करके मैं उसकी बात सच साबित कर दूंगा, और मेरे लिए और भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इससे शुएनलुन का ध्यान फिर मुझ पर आ जाएगा, बल्कि ही फेंग के पास शायद कोई ऐसा तरीका भी हो जिससे शुएनलुन का टारगेट मैं ही बन जाऊं। इसके अलावा जब ही फेंग अचानक रेन फॉरेस्ट में आया और मुझे चौंका दिया, मुझे उसी वक्त विंग्स ऑफ द मून की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी जब शुएनलुन ने मुझ पर वार किया। लेकिन ऐसा करके मैं सीधा ही फेंग की चाल में फंस गया। अब अगर मैं अपनी मौत का नाटक भी करूं तो शुएनलुन मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। यह तो एक डेथ ट्रैप है। ही फेंग, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी तुमने अपनी जान बचाने के लिए मुझे खतरे में डाल दिया। अब समझ आया कि एल्डर हमेशा कहते थे, लोगों की फितरत में बुराई होती है। सुमिंग सोचता है, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत कमजोर था। अगर मैं स्ट्रांग होता तो ही फेंग इतनी घटिया चाल कभी मेरे खिलाफ नहीं चलता। ये सारे ख्याल सुमिंग के दिमाग में उसी वक्त आए जब काले कोहरे वाला भूत उसके पास पहुंच गया। खतरे के वक्त सुमिंग को अपनी पूरी सोच लगानी पड़ी। उसकी ताकत कुछ नहीं कर सकती थी, बस उसकी क्विक थिंकिंग और रिएक्शन ही उसे इस ट्रैप से बचा सकती थी। सुमिंग सोचता है, अगर मैं फाइट करता हूं और जीत नहीं पाया तो इस्तेमाल हो जाऊंगा। अगर मैं भागा और बच नहीं पाया तो मारा जाऊंगा। अगर हार गया, जब तक मर न जाऊं, कोई मानेगा ही नहीं कि मैं मर गया। ही फेंग, जब तुमने मेरे तीनों रास्ते बंद कर दिए तो मैं अपना चौथा रास्ता खुद बनाऊंगा। सुमिंग की आंखों में तेज चमक आ जाती है। जैसे ही काले कोहरे वाले भूत ने तेज आवाज में दहाड़ते हुए उस पर हमला किया, सुमिंग दायां हाथ उठाता है और बोन ब्लेड उसके हाथ में आ जाती है। वो पीछे नहीं हटता, बल्कि एक कदम आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, आसमान में चांद अचानक तेज चमकने लगता है और उसकी रोशनी सुमिंग के शरीर पर गिरती है, जैसे आग बन गई हो। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो आग में घिर गया हो। उसका शरीर एक सी ऑफ फायर बन गया। वो ब्लेड को भूत के चेहरे की तरफ घुमाता है
और जैसे ही ब्लेड नीचे जाती है, विंग्स ऑफ द मून की सोल्स सुमिंग के चारों ओर आ जाती हैं, जिससे वो हवा में खड़ा हो जाता है। कोई नहीं देख सकता, लेकिन उसके पैरों के नीचे और चारों तरफ विंग्स ऑफ द मून की सोल्स थीं। सुमिंग की ब्लेड और भूत के चेहरे की जोरदार टक्कर होती है। सुमिंग के मुंह से खून निकलता है और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता है। उसके हाथ की बोन ब्लेड तुरंत टूट जाती है और हवा में बिखर जाती है। विंग्स ऑफ द मून की सोल्स कांपती हैं, लेकिन गायब नहीं होती, बल्कि और मजबूत हो जाती हैं। जब सुमिंग के मुंह से खून निकलता है और वो पीछे हटता है, भूत का चेहरा तेज चीख के साथ हवा में बिखर जाता है और मिस्ट के धागों में बदलकर गायब हो जाता है। सुमिंग हीफंग की तरफ जोर से चिल्लाता है, भाई हीफंग, भागो। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी जान देकर भी श्वेनलुन को रोकूंगा। सुमिंग की आवाज गूंजती है और वो आगे बढ़ जाता है। विंग्स ऑफ द मून की सोल्स उसे घेरे रहती हैं, जैसे वो लड़ाई के बीच दौड़ रहा हो। हेफेंग, जो श्वेनलुन से लड़ रहा था, यह सुनकर भौहें सिकोड़ता है, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम नहीं है। उसी वक्त श्वेनलुन ठंडी हंसी हंसता है और एक अनजाना स्केल इस्तेमाल करता है, जिससे काला कोहरा 2 हिस्सों में बंट जाता है और एक हिस्सा सुमिंग की तरफ बढ़ता है। कोहरे का दूसरा हिस्सा दर्द भरी चीखों के साथ बालों के धागों में बदल जाता है, जैसे किसी मरे हुए इंसान के बाल हों। ये सुमिंग को घेर लेते हैं और ऐसे फैल जाते हैं जैसे उसे गला देंगे। ये धागे बारिश जितने घने थे और अंधेरे की वजह से साफ दिख भी नहीं रहे थे। जब ये धागे आसमान और जमीन को ढक लेते हैं, तो वो सिकुड़कर सुमिंग को पूरी तरह लपेट लेते हैं। अब वो एक बालों की गेंद जैसा दिख रहा है। वो गेंद कई फीट चौड़ी थी। उसकी सतह पर अनगिनत धागे लिपटे थे, जिससे अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अंदर से बस हल्की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। वो आवाज सुमिंग की थी। बालों की गेंद के नीचे से ताजा खून टपक रहा था। भले ही खून ज्यादा नहीं था, लेकिन यह नजारा डरावना था। यह सब देखकर हीफंग चौंक जाता है। वो तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन श्वेनलुन ठंडी मुस्कान के साथ उसके पीछे बढ़ता है। वो दायां हाथ उठाकर बालों की गेंद की तरफ इशारा करता है। श्वेनलुन हीफंग से गर्व से कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारा साथी है या नहीं। अब वो मेरे हेयर लाइक सिल्क में फंस गया है तो। लेकिन इससे पहले कि श्वेनलुन अपनी बात पूरी कर पाता, बालों की गेंद धीरे धीरे खुलने लगती है और अंदर कोई नहीं, बस कुछ खून की बूंदें और बालों का एक गोला है। हीफंग भी हैरान रह जाता है। उन दोनों की आंखों के सामने सुमिंग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में घुल गया हो। यह साफ था कि उसने कोई खास तरीका इस्तेमाल किया था बाहर निकलने का। यह सब इतना जल्दी हुआ कि दोनों लड़ने वाले लोग चुप हो गए। हीफेंग का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। अंदर से वो सिचुएशन को समझ नहीं पाता, लेकिन जल्दी ही मुस्कुराता है, जैसे उसे सब पता था, और भागने की कोशिश करता है। तभी श्वेनलुन घूमता है और गुस्से में उसका पीछा करता है। जंगल में धमाकों की आवाज गूंजती है। कुछ देर बाद दर्द भरी चीख निकलती है। हीफंग के मुंह से खून निकलता है। उसका पूरा शरीर लाल मिस्ट में घिरा है। उसका चेहरा सफेद, मतलब वो मरने के करीब है। वो क्रैश के साथ जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही उसका शरीर गिरता है, अचानक उसमें तेज रोशनी फैल जाती है। ये रोशनी इतनी तेज थी कि श्वेनलुन की आंखें सिकुड़ जाती हैं, लेकिन वो फिर भी मारने की नीयत से पीछा करता है। उसी पल हीफेंग की छी आग की तरह जलने लगती है और वो तेज रफ्तार से एक सन की तरह भाग जाता है, जिससे श्वेनलुन भी हैरान रह जाता है। श्वेनलुन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने शरीर के कुछ पॉइंट्स पर वार करता है और फिर तेजी से पीछा करता है। जल्दी ही दोनों एक आर्क की तरह दूर जाते हुए गायब हो जाते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है। 1 घंटे बाद मियास्मा से भरे जंगल के कीचड़ में से एक सूखा हाथ बाहर निकलता है। जैसे ही वो हाथ हिलता है, एक आदमी बाहर निकलता है। उस आदमी के सिर पर बाल नहीं थे, गाल पिचके थे। वो एक स्केलेटन जैसा दिख रहा था और उसकी आंखें बुझी हुई थीं। जैसे ही वो कीचड़ से बाहर आया, वो बुरी तरह हांफने लगा, जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। वो हांफता रहता है। उसके होंठों से काला खून बहता है, जिसमें से बदबू आ रही थी। हीफंग मन में सोचता है, श्वेनलुन, तुम्हें पता नहीं था कि मेरे पास बैकअप प्लान है। मैं पहले से पूरी तैयारी करके आया था कि अगर तुम मेरी जान लेने आओगे तो भी बच जाऊंगा। शायद मैंने एक स्केपगोट पपेट बर्बाद कर दी, जो हान फेजी को भी नहीं पता थी। मैंने बहुत खून और जान की कीमत दी, लेकिन मैं जिंदा हूं और यही काफी है। तुम एक दिन मेरे हाथों जरूर मरोगे। पिताजी, मां और मेरे सारे लोग, मैं सबका बदला लूंगा। वो सूखा हुआ आदमी हीफेंग था। वो मरा नहीं था। हीफेंग मन में सोचता है। अफसोस, वो रहस्यमयी लड़का सुमिंग किसी अनजाने तरीके से बच निकला, नहीं तो मेरी प्लानिंग और परफेक्ट होती और मैं इतना कमजोर भी नहीं होता। अब मुझे जल्दी से रिकवर होना है।
स्केपगोट पपेट की स्पीड की वजह से श्वेनलुन को असली बात समझने में कई दिन लगेंगे। मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। जैसे ही उसे शक होगा वो वापस आ जाएगा। फिर भी इस हालत में भी मुझे कुछ तो मिला। मैं ब्लड सोलिडिफिकेशन रेल्म को पार कर गया। हनफेजी ने जो तरीका बताया था वो सच में काम कर गया। अपने ब्लड वेन्स को पूरी तरह परफेक्ट मत बनाओ और 950 से ज्यादा वेन्स मत बनाओ। फिर जब अपनी सारी ताकत खतरे में डालकर खुद को मौत के पास ले जाओ तो शायद ट्रांसेंडेंस का चांस मिल जाए। अगर मुझे अपनी ताकत वापस मिल गई तो मैं ट्रांसेंडेंस रेल्म का पावरफुल बर्जर्कर बन जाऊंगा और अपनी बर्जर्कर मार्क निकाल लूंगा। हनफेजी की मदद से मैं आखिरकार सोलर डार्क सोल सेक्ट के पास जाने का हक पालूंगा। हीफंग गहरी सांस लेता है। वो अभी अपने शरीर को ज्यादा हिला नहीं सकता, बहुत कमजोर है। अगर कीचड़ में उसकी ताकत इतनी स्लो रिकवर न हो रही होती और उसे डर न होता कि श्वेनलुन को शक हो जाएगा तो वो बाहर ही न निकलता। अभी उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, जमीन पर लेटकर धीरे धीरे खुद को हील करना। हीफंग मन में सोचता है, मुझे 3 दिन चाहिए। हीफंग मुश्किल से अपना दायां हाथ सीने में डालता है और एक हल्की रोशनी के साथ एक छोटी सी सफेद बोतल निकालता है। बोतल लगभग पारदर्शी थी, उसमें थोड़ा सा लिक्विड दिख रहा था। जैसे ही वो दांतों से ढक्कन खोलने ही वाला होता है, हीफंग अचानक फ्रीज हो जाता है। उसका पूरा शरीर जैसे रुक जाता है, हिलता भी नहीं। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है। यह डर एक आवाज से आता है जो इतनी ठंडी थी जैसे सर्दियों की हवा हो। सुमिंग हीफंग से ठंडी आवाज में कहता है, हीफंग, मैं वो लेने आया हूं जो तुमने मुझे इनाम में देने का वादा किया था। हीफंग का दिल कांप जाता है। वो देखता है कि पास के जंगल से एक आदमी बाहर आ रहा है। उसके शरीर से बर्फ जैसी ठंडी प्रेजेंस निकल रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक जबरदस्त प्रेशर फैल जाता है। वो आदमी था सुमिंग। रेन फॉरेस्ट के गहरे हिस्सों में जो जहरीली हवा मायाज़मा थी, वो बहुत ज्यादा नमी और सड़न की वजह से बनी थी। अगर कोई उसे सांस में ले लेता तो उसके शरीर में कमजोरी और थकावट आ जाती। अगर कोई बहुत देर तक उस जहरीली हवा के संपर्क में रहे तो उसके शरीर की ची भी कमजोर हो जाती और इंसान धीरे धीरे सुस्त और थका हुआ महसूस करने लगता। इसीलिए आसपास के गांव वाले लोग आमतौर पर सिर्फ किनारे किनारे ही सामान ढूंढते थे और अंदर बहुत कम ही जाते थे। सिर्फ वही बर्जर्कर्स जो अपनी सीट लगातार चलाते रहते थे, वो ही उस जहरीली हवा का सामना कर पाते थे और जब चाहें तब अंदर तक जा सकते थे। इसी समय हीफेंग उस रेन फॉरेस्ट के गहरे हिस्से में एकदम शांत खड़ा था, जहां यह जहरीली हवा बहुत ज्यादा थी। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई थीं। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उसके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। आखिरकार श्वेनलुन एक बहुत ताकतवर बर्जर्कर था, ट्रांसेंडेंस रेल्म का, और उसकी समझ भी जबरदस्त थी। अगर हीफंग उसे धोखा देना चाहता तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती। श्वेनलुन तभी लापरवाह होता जब हीफेंग पूरी तरह थक जाता और तभी हीफेंग को मौका मिलता। अब जब हीफेंग ने सुमिंग को अचानक अपने सामने देखा तो वो हैरान रह गया। लेकिन हीफेंग कोई साधारण इंसान नहीं था। जब उसके गांव पर मुसीबत आई थी तब भी वो बच गया था और उसके बाद भी उसने बहुत कुछ झेला था। उसने खुद को हमेशा इस सोच के लिए तैयार कर लिया था कि आगे क्या करना है। इस वक्त भले ही वो अंदर से नर्वस था, लेकिन उसने पल भर में अपने चेहरे को बिल्कुल सपाट बना लिया। अगर कोई उसके चेहरे को ध्यान से देखता तो भी कोई बदलाव नहीं पकड़ पाता। हीफंग कहता है, भाई मजाक मत करो, मैंने ये सब मजबूरी में किया था। हाँ, हीफंग सुमिंग को अपनी ओर आते देखकर कड़वी हंसी हंसता है। जब वो बोलता है, सुमिंग रुकता नहीं और करीब आता जाता है। हीफंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही कड़वाहट और थोड़ी मायूसी थी। हीफंग कहता है, मुझे पता है कि मैं चाहे जितना भी समझाऊं तुम इतनी आसानी से मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन मुझे मारने से पहले क्या मेरी बात सुनोगे? शुरू में मैं श्वेनलुन को जानता नहीं था, लेकिन एक बार उसकी टीम के एक आदमी से मुलाकात हो गई और हम अच्छे दोस्त बन गए। मैंने उसे अपने गांव बुलाया, लेकिन मुझे क्या पता था कि इससे इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। श्वेनलुन आया और मेरे माता पिता, मेरी छोटी बहन और पूरे गांव को मार डाला। अब हम दोनों की दुश्मनी पक्की है। मैं मर नहीं सकता भाई। मैंने जो किया मजबूरी में किया। बदला लेने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मेरी जिंदगी मेरी नहीं है। मेरे शरीर में मेरे गांव के मरे हुए लोगों की आत्माएं बसी हैं। वो सब मेरे साथ हैं, बदला लेने का इंतजार कर रहे हैं। भाई, मुझे पता है कि मैंने जो किया वो बहुत घटिया था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर कोई और रास्ता होता तो मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटता। हीफंग टूटी हुई हंसी हंसता है और उसके चेहरे पर मायूसी और श्वेनलुन के लिए जलती हुई नफरत साफ दिखती है। सुमिंग हीफंग से कुछ दूर खड़ा है, अपनी ची घुमा रहा है और सामने वाले को ठंडेपन से देख रहा है। पहली बार जब उसने हीफेंग को देखा था वो एक सराय में था।
उसके कपड़े देखकर सुमिंग को घर की याद आई थी, जिससे उसे ही फेंग अच्छा लगने लगा था। दूसरी बार हान माउंटेन सिटी की तीसरी लेयर में देखा था। उसने ही फेंग को चेन्स ऑफ हान माउंटेन को चुनौती देते देखा था। उसकी हिम्मत और जिद देखी थी। उसने श्वेन लुन को ही फेंग के माता पिता की आत्माएं कुचलते हुए भी देखा था और ही फेंग को खून की उल्टी करते देखा था। उस वक्त भले ही सुमिंग की आंखों में कोई दया नहीं थी, लेकिन उसके दिल में उसे लगा कि दोनों एक ही नाव में हैं। हालांकि वो दया इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाली थी। तीसरी बार आज मिले थे। जब सुमिंग चुप रहा लेकिन अपनी चीख घुमा रहा था, ही फेंग के दिमाग में सैकड़ों ख्याल एक साथ दौड़ने लगे। उसके हाथ में वो बोतल थी जिससे वो अपने जख्म ठीक कर सकता था, लेकिन वो सुमिंग की प्रतिक्रिया से डरकर उसे पी नहीं पाया। ही फेंग कड़वी हंसी हंसता है और अचानक अपना दायां हाथ ढीला छोड़ देता है। वो छोटी बोतल जो वो अपने जख्म ठीक करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था, उसके पास कीचड़ में गिर जाती है, लेकिन डूबती नहीं। ही फेंग कहता है, भाई मुझसे गलती हो गई। उस छोटी बोतल में दवा है, ये तुम्हारे लिए है और मैं। ही फेंग गहरी सांस लेता है और सिर उठाकर दूर आसमान की ओर देखता है। ही फेंग कहता है, मेरा गांव उस दिशा में है, 1000 ली दूर। अब तो बस खंडहर ही बचे हैं। भाई मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें मुझे मारकर ही गुस्सा शांत करना है तो मरने के बाद मुझे वहीं दफना देना। मेरे सारे सामान तुम रख लेना, मेरी गलती का मुआवजा मानकर। अगर तुम मेरी गलती माफ कर दो और मुझे श्वेन लुन से बदला लेने का मौका दे दो तो मैं साउथ मॉर्निंग की पैक्ट साइन कर लूंगा और तुम्हारा फॉलोअर बन जाऊंगा। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, जो चाहे करो। ही फेंग टूटे हुए अंदाज में कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसमें अभी भी अफसोस और पछतावा झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अनजाने अंजाम का इंतजार कर रहा है, लेकिन असल में वो इस वक्त अपनी ची इकट्ठा कर रहा था। वो ऐसा एक खास तरीके से कर रहा था जो दूसरों को पता भी नहीं चलता। उसकी ची इकट्ठा होने की स्पीड अब और तेज हो गई थी। बंद आंखों के पीछे उसके मन में मारने की भावना थी जो कोई और नहीं देख सकता था। ही फेंग मन ही मन सोचता है, ये बंदा चाहे जितना मिस्टीरियस हो, लेकिन लगता है सिर्फ 20-22 साल का ही है। अभी बहुत भोला है। बस कुछ बातें करके मैंने थोड़ा और वक्त खरीद लिया। अगर ये आते ही हमला कर देता तो मेरे पास बचने का टाइम ही नहीं होता और मैं मर जाता। लेकिन अब ये बंदा चालाक नहीं है, शायद मैं इसे और यूज कर सकता हूं। ही फेंग आंखें बंद किए हुए मन ही मन ठंडी हंसी हंसता है। सुमिंग पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं, और तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम श्वेन लुन से लड़ रहे थे? ही फेंग मन ही मन फिर से ठंडी हंसी हंसता है। उसे लगता है कि सुमिंग सिर्फ नईव ही नहीं बल्कि उसके अंदर दया और रहम भी है। वो उसकी बातों से पहले ही पिघल चुका है, तभी तो वो ये सवाल पूछ रहा है, जिससे ही फेंग को और वक्त मिल गया ताकत इकट्ठा करने के लिए। ही फेंग सोचता है, ये बंदा कई साल पहले वाला मैं ही है। हाय अफसोस, काश ये सामने नहीं आता, लेकिन अब जब आ ही गया है तो इसके बचने का कोई चांस नहीं। अगर ये मर गया तो आगे श्वेन लुन को भी डराने में आसानी होगी। ही फेंग अपनी आंखें खोलता है और उसमें एकदम ईमानदारी और सच्चाई नजर आती है, बिना किसी झूठ के। साथ ही वही पुरानी कड़वाहट भी थी। ही फेंग धीरे से कहता है, मैं एक छोटे से गांव से हूं। हमारे गांव के ज्यादातर लोग जानवरों की खाल पहनते हैं। हम मिडिल ट्राइब्स से तुलना नहीं कर सकते, हान माउंटेन सिटी से तो दूर दूर तक नहीं। मैं हमेशा मिडिल ट्राइब्स वालों से जलता था कि उन्हें जानवरों की खाल नहीं पहननी पड़ती, और जलता था कि उनके पास नकली बजरकर वेसल्स हैं। ही फेंग धीरे से कहता है, लेकिन यह सब सिर्फ जलन तक ही था, कभी जेलसी नहीं थी। मैं बस चाहता था कि मेरा गांव और मजबूत हो जाए। मैं खुद को मजबूत बनाना चाहता था। हमारे गांव में एक खास स्किल है। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं उस स्किल की वजह से किसी मिडिल ट्राइब में मेहमान बन सकता हूं और धीरे धीरे अपने गांव को भी मजबूत बना सकता हूं। उस कला का कोई नाम नहीं था, जैसे वो बजरकर ट्राइब की भी नहीं थी। जब हमें वो कला विरासत में मिली तब भी वो बहुत वेग, अस्पष्ट थी। गांव में किसी को नहीं पता था कि वो कहां से आई, किस काम की है, लेकिन हम बिना अपनी ची यूज किए ही किसी के ताकतवर या कमजोर होने का अंदाजा लगा सकते थे। ये एहसास एक मेमोरी जैसा होता था। अगर हम उसे दिल से याद रखते तो वो एक ब्रांड जैसा बन जाता। जब तक दूसरा इंसान बहुत दूर न हो, हम उसे महसूस कर सकते थे। इसी कला की वजह से मैं इतने सालों में श्वेन लुन से बच पाया हूं। जब हम उस रात सराय में थे, हम दोनों ही वहां पी रहे थे। मैंने उसी वक्त तुम्हें नोटिस किया था। भले ही तुम सिर्फ ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के 7वें लेवल पर दिख रहे थे, लेकिन इस कला से मुझे तुम्हारे अंदर एक डरावनी प्रेजेंस महसूस हुई जो ट्रांसेंडेंस जितनी थी। तभी मुझे लगा कि या तो तुम्हारे पास कोई जबरदस्त ट्रेजर है या तुमने अपनी असली ताकत छुपा रखी है। इसीलिए
मैंने तुम्हारे ऊपर एक स्पिरिचुअल ब्रांड छोड़ दिया। यह ब्रांड बहुत मिस्टीरियस है। यह बाकी बर्सर्कर आर्ट से काफी अलग है, इसलिए तुम्हें इसका पता भी नहीं चला। जब श्वेनलून मेरी जान के पीछे पड़ा था तो मैंने उसी एहसास के सहारे यहां आकर तुमसे प्रोटेक्शन मांगी। यह कला भले ही कमजोर लगे, लेकिन इसके बहुत सारे यूजेस, फायदे हैं। तुम आसपास के गांवों के नहीं लगते। मेरे पास इस कला के बारे में एक बैम्बू स्लिप है जो मेरे कपड़ों में है। तुम उसे ले सकते हो और मेरी बात की सच्चाई देख सकते हो। हीफंग झूठ नहीं बोल रहा था, वो बहुत सोच समझकर बोलता था। भले ही वो वक्त निकालने के लिए बोल रहा हो, लेकिन अपनी बातों में कोई झोल नहीं छोड़ता था। वो बोलते वक्त अपने चेहरे पर कड़वाहट और थोड़ी पुरानी यादों का भाव भी ले आता था, जिससे सामने वाला पिघल जाए। हीफंग का मकसद था सू मिंग की भावनाओं को छूना, उसे लॉजिक से समझाना कि वो उसका फॉलोअर बन सकता है, अपने सारे बिलोंगिंग्स, सामान दे सकता है और वो मिस्टीरियस आर्ट भी दे सकता है। हीफंग के दिमाग में था कि सू मिंग बिना पिघले रह ही नहीं सकता। हीफंग कमजोर आवाज में कहता है, क्या तुम्हें कोई और सवाल पूछना है? अगर मुझे जवाब पता होगा तो जरूर बताऊंगा। हीफंग एकदम ईमानदार चेहरा बनाकर सू मिंग को देखता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि वो सू मिंग को एक ही वार में मार सकता है, क्योंकि उसे लगता था कि सू मिंग के पास असली ताकत नहीं है, बल्कि उसके पास कोई पावरफुल एन्चांटेड वेसल है। उसका असली कल्टीवेशन लेवल सिर्फ ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म का 7वां लेवल ही है। अगर दोनों के बीच दूरी होती तो हीफंग हमला करने में हिचकता, लेकिन इतने करीब होने पर उसे पूरा भरोसा था कि वो सू मिंग को उसके एन्चांटेड वेसल एक्टिवेट करने से पहले ही मार देगा। लेकिन पहले उसे यह यकीन दिलाना था कि यह नईव लड़का अपनी सावधानी छोड़ दे। हीफेंग सोचता है, अब यह मुझसे जरूर पूछेगा कि श्वेनलून मेरी जान के पीछे इतना क्यों पड़ा है। आखिर हमारे बीच ताकत में इतना फर्क है, कोई भी देख सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर वो ये नहीं पूछता तो हान फेजी के बारे में जरूर पूछेगा। जब हान फेजी ने मुझे बचाया था तब यह लड़का नीचे से देख रहा था। हीफोंग ने पहले ही अपने जवाब तैयार कर लिए थे और सोच लिया था कि क्या करना है। वो बस सू मिंग के सवाल का इंतजार कर रहा था ताकि जवाब देते हुए वो उसकी सावधानी खत्म कर दे और उसी वक्त हमला कर दे। सू मिंग कहता है, मेरा आखिरी सवाल है। सू मिंग हीफोंग को देखता है और अपना सवाल अधूरा छोड़ देता है। हीफोंग का चेहरा भले ही सपाट रहता है, लेकिन उसके दिल में फिर से घबराहट आ जाती है। सू मिंग पूछता है, क्या तुमने अपना काउंटर अटैक, जवाबी हमला करने की तैयारी पूरी कर ली? जैसे ही ये शब्द हीफंग के कानों में पड़ते हैं, उसका दिल कांप जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन सी दिखती है, जैसे उसे सू मिंग की बात समझ ही नहीं आई। जैसे ही उसके चेहरे पर उलझन आती है, हीफंग अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लेता है। वो सू मिंग को ऐसे देखता है जैसे उसकी नजरों से आर पार देख रहा हो, और फिर उसके पीछे आसमान की ओर देखता है। उसके चेहरे पर डर का भाव आ जाता है और वो कांप जाता है। हीफंग चिल्लाता है, श्वेनलून! जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, हीफंग जल्दी से अपना मुंह खोलता है और एक हल्की सी रोशनी बाहर निकलती है। वो रोशनी एकदम तेजी से सू मिंग की तरफ बढ़ती है। हीफंग के पास अब जल्दी जल्दी कुछ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सू मिंग ने उसके रियल इंटेंशंस को पकड़ लिया था। हीफंग को समझ नहीं आ रहा था कि सू मिंग उसे बस टेस्ट कर रहा है या सच में सब जान गया है, लेकिन टाइम नहीं था, अब बस एक्शन लेना था। हीफंग के शरीर में जो डिम लाइट वो जमा कर रहा था वो पहले से रेडी थी। अगर सू मिंग धोखे में आकर जैसे ही वो लाइट दिखती पीछे मुड़ जाता तो उसके लिए बचना मुश्किल हो जाता, लेकिन हीफंग ने सू मिंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया। सू मिंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही हीफंग ने अटैक किया, मूनलाइट सू मिंग के शरीर पर उतर आई और उसके सामने फेंट लाइट की एक स्क्रीन बन गई। विंग्स ऑफ द मून की फॉर्मलेस सोल्स भी सू मिंग के बॉडी को कवर कर लेती हैं। हीफंग की छोटी डिम लाइट एक झटके में मूनलाइट की स्क्रीन से टकराती है। वहां एक ब्राइट फ्लैश होती है और उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन डिम लाइट हीफंग का डेस्परेट अटैक था। भले ही वो बहुत वीक हो गया था, लेकिन ट्रांसेंडेंस तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका फाइनल अटैक अब भी पावरफुल था। स्क्रीन ऑफ लाइट टूट जाती है। डिम लाइट उसे चीरती हुई सू मिंग के बॉडी से टकराती है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो उसके आर पार निकल जाती है और दूर रेन फॉरेस्ट में चली जाती है। कोई साउंड नहीं आती, लेकिन सैकड़ों फीट दूर रेन फॉरेस्ट एशेस बनकर गायब हो जाती है। जैसे ही डिम लाइट सू मिंग के बॉडी से गुजरती है, उसकी फिगर हल्की सी शिमर करती है। उसी के पास एक और सू मिंग खड़ा हो जाता है, और जैसे ही वो दिखता है जिससे डिम लाइट आर पार गई थी, वो फिगर अपरेशन बनकर डिसअपियर हो जाती है। ये सब एक पल में होता है और कोई भी देखे तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। सू मिंग धीरे से कहता है, मेरी स्पेशलिटी स्पीड है। वो हीफंग की तरफ धीरे धीरे चलता है
जो अब भी डिसबिलीफ में था। सुमिंग पूरी तरह प्रिपेयर्ड था। जब मूनलाइट की स्क्रीन ने थोड़ी देर ब्लॉक किया, सुमिंग ने पूरी तरह से डिम लाइट से बचाव कर लिया। हीफेंग चुप हो जाता है और सुमिंग को ग्लेयर करता है। अब वो पूरी तरह से डिस्पेयर में था और छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में एक फिरोशियस और रेजोल्यूट लुक था। हीफेंग गहरी आवाज में पूछता है, अगर तुमने मेरा अटैक पहले ही पकड़ लिया था तो मुझे मौका क्यों दिया? सुमिंग आगे बढ़ते हुए जवाब देता है, क्योंकि मुझे तुम्हें नियर डेथ चाहिए था। हीफेंग हंसते हुए आंखें सिकोड़ कर कहता है, मुझे नियर डेथ? तुम ट्रैप में फंसकर बहुत जल्दी मैच्योर हो गए, लेकिन अब भी नाइव हो। हीफेंग की प्यूपल्स श्रिंक हो जाती हैं और वो विशस हंसी हंसता है। उसे पता था कि आज उसकी डेथ पक्की है, लेकिन अगर उसे मरना ही है तो वो अपने किलर को भी साथ ले जाएगा। बस एक रिग्रेट था कि वो श्वेन लून को अपने हाथों से नहीं मार पाया। अब हीफेंग को अपनी ब्लड वेन्स को एक्सप्लोड कर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना था, कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना। भले ही वो वीक था, लेकिन ट्रांसेंडेंस रेल्म तक पहुंच चुका था। उसकी ची भले ही डल थी, लेकिन अब भी उसमें एनर्जी थी। अगर वो अपनी सारी चीज झोंक दे तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता था, लेकिन जैसे ही वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था, हीफेंग का एक्सप्रेशन बदल जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह चेंज उसके बिलीव्स को तोड़ देता है। वो हकलाते हुए बोलता है, हीफेंग हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? हीफेंग का फेस पेल हो जाता है, जैसे कोई इंसान सुइसाइड करने जाए और अचानक उसकी ब्लेड कपड़े की पट्टी बन जाए। वैसे ही हीफेंग को पता चलता है कि उसकी छी अब सिर्फ डल नहीं, बल्कि उसमें लाइवलीनेस ही नहीं बची। अब वो अपनी ब्लड वेन्स बर्स्ट नहीं कर सकता। सुमिंग नीचे झुककर हीफेंग को देखता है, जिसके फेस पर बैफल्ड एक्सप्रेशन है, और फिर एक साई छोड़ता है। सुमिंग कामली कहता है, इंटेलिजेंस के मामले में मैं तुमसे कम हूं। जब से हम मिले तुम मुझे प्लॉट कर रहे थे, लेकिन तुम एक बात भूल गए, रेन फॉरेस्ट का मियास्मा। मैंने तुम्हें टाइम इसलिए दिया क्योंकि मुझे डर था कि अगर कॉर्नर में घेर दूं तो तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लोगे। ऐसे में मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता। जितना ज्यादा तुम इस मियास्मा में सोचोगे और बोलोगे, तुम्हारा हार्ट बीट तेज होगा और ब्रीदिंग तेज होगी, जिससे तुम और ज्यादा मियास्मा अंदर लोगे। अगर तुमने लगातार अपनी की सर्कुलेट की होती तो तुम इस मियास्मा का इफेक्ट कम कर सकते थे, जैसा पीक कंडीशन में करते थे। यहां तक कि अगर तुमने खुद को हीलिंग भी किया होता, लेकिन की सर्कुलेट करते रहते, तो मियास्मा से बच सकते थे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम बहुत ज्यादा केयरफुल थे। भले ही तुमने काउंटर अटैक के लिए डिम लाइट जमा की, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा मियास्मा अंदर ले लिया, जिससे तुम्हारी छी में लाइवलीनेस ही खत्म हो गई और अब तुम सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्रिगर नहीं कर सकते। सुमिंग हीफेंग को देखता है और काल्म वे में बोलता है। शुरुआत से ही वो अपनी सी सर्कुलेट कर रहा था। हीफेंग ने यह बहुत पहले नोटिस कर लिया था, लेकिन उसने सोचा सुमिंग सिर्फ कॉशियस है। उसे अंदाजा नहीं था कि यह मियास्मा की वजह से है। हीफेंग बिटर लाफ करता है। इस बार सच में वो सुमिंग को देखता है। उसकी विजन ब्लर होने लगी थी, लेकिन वो खुद को अनकॉन्शियस होने से रोक रहा था। सुमिंग को देखकर उसे अपना पास्ट याद आता है, लेकिन अब साफ था कि यह यंग मैन उससे कहीं ज्यादा काल्म है। हीफेंग धीरे से कहता है, तुम्हारे हाथों मरने का कोई रिग्रेट नहीं, बस अफसोस है कि मैं अपना वेंजेंस नहीं ले सका। मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, तो मैं तुम्हें ब्रदर शू कहूंगा। ब्रदर शू। हीफेंग हार्शली पैंट करता है। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड हो रही थी। वो अपनी टंग काटकर खुद को कॉन्शियस रखने की कोशिश करता है। हीफेंग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, ब्रदर शू, प्लीज हेल्प मी किल श्वेन लून। फिर उसका हेड मेरे ट्राइब ले जाकर मेरे लोगों की स्पिरिट्स को ऑफर कर देना। मैं तुम्हें जो भी चाहिए प्रॉमिस करता हूं। मुझे नियर डेथ चाहिए। इसका मतलब है कि तुम पपेट बनाना चाहते हो। अगर मैं खुद से यह करूं तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। अगर तुम प्रॉमिस करो कि श्वेन लून को मारोगे तो मैं तुम्हें मेरे साथ जो चाहे करने दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि अभी मारो, लेकिन जब तुम्हारे पास पावर हो तब मेरी ये रिक्वेस्ट पूरी करना। हीफेंग की ब्रीथिंग और रैपिड हो जाती है। वो उम्मीद भरी नजरों से सुमिंग को देखता है। हीफेंग कहता है, मैं ये काम बिना रिवॉर्ड के नहीं करने दूंगा। मेरे पास एक वैल्यूबल ट्रेजर है जो मैं तुम्हें दूंगा। श्वेन लून ने मेरा ट्राइब डिस्ट्रॉय किया, फिर मेरी जान के पीछे पड़ा, और हान फेजी ने भी मुझे इसी ट्रेजर की वजह से सेव किया। मैंने ये ट्रेजर एक सीक्रेट लोकेशन में छुपा रखा है। अपने पास रखने की हिम्मत नहीं थी। मेरे ट्राइब की ब्रांडिंग आर्ट की वजह से हान फेजी भी बर्जर्कर आर्ट से मेरी मेमोरीज में नहीं झांक सकती। श्वेन लून और वो दोनों भी नहीं चाहते कि और लोग इसके बारे में जानें। इस वर्ल्ड में बस मुझे ही इसकी लोकेशन पता है, इसलिए मैं इतनी फ्रीली मूव कर सकता था, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। एक ने काइंडनेस दिखाई
और दूसरा मेरी लाइफ के पीछे पड़ा। उन्हें लगा कि वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। मैंने बहुत पहले ही देख लिया था कि वो दोनों जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। दोनों ने मिलकर एक्ट किया था, लेकिन उनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट और सस्पिशन था। दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे थे और इसी से मुझे चांस मिला। मुझे बस एक बार चेन्स ऑफ हैंड माउंटेन को चैलेंज करना था ताकि उनकी रिलेशनशिप समझ सकूं। उनका एक्ट बहुत फेक था। एक के पीछे लेक ऑफ कलर्स ट्राइब है और दूसरा पुकियांग ट्राइब से है। ये दोनों कभी स्लेव ट्राइब थे। क्या मैं डम हूं? वो मुझे प्लॉट कर रहे थे, लेकिन मैं भी उन्हें यूज कर रहा था। अगर मुझे हान फेजी की हेल्प की जरूरत न होती 16 डार्क सोल सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए, तो मैं हान माउंटेन सिटी में और बेनिफिट उठा सकता था। ही फंग की विजन अब क्लाउडेड हो चुकी थी। उसने ये बातें दिल में बहुत टाइम से छुपा रखी थीं। अब डिस्पेयर में जैसे उसे आउटलेट मिल गया हो, वो सब सुमिंग को बता देता है। ही फेंग धीरे से कहता है, ब्रदर शू, मैं एक स्मॉल ट्राइब से आया था। हम 200 लोग भी नहीं थे। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मेरा ट्राइब हान माउंटेन ट्राइब की एक ब्रांच था जिसने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले हान माउंटेन सिटी पर रूल किया था। हान माउंटेन ट्राइब को 3 स्लेव ट्राइब्स ने मैसेकर कर दिया था, लेकिन हम सरवाइव कर गए। अब मैं ही अकेला बचा हूं। हान माउंटेन ट्राइब की लेजेंड्स में बताया गया है कि हमारे एंसेस्टर बरसर्कर ट्राइब के नहीं थे। उनका बैकग्राउंड बहुत मिस्टीरियस था। वो यहां सेटल हो गए और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद हान माउंटेन ट्राइब बना। इसीलिए मेरे पास वो आर्ट थी जो बरसर्कर आर्ट से डिफरेंट थी, जिससे मैं तुम्हारी प्रेजेंस सेंस कर सका। ये हमारे एंसेस्टर की छोड़ी हुई टेक्निक है जिसने हमारे लिए कुछ ग्रेट ट्रेजर्स भी छोड़े थे, लेकिन 3 में से 3 ट्रेजर्स स्लेव ट्राइब्स ने स्नैच कर लिए। एक बचा है और वही मैं तुम्हें दे रहा हूं। सुमिंग हिफेंग को देखता है, जिसकी स्पीच अब मडल हो गई थी। वो उसकी बात ध्यान से सुनता है, जो धीरे धीरे हान माउंटेन सिटी का सीक्रेट खोल रहा था। हिफेंग धीरे से कहता है, हान माउंटेन सिटी हान माउंटेन ट्राइब की है। ये मेरे एंसेस्टर ने बनाई थी, जिसने मेरा ट्राइब स्टार्ट किया था। हान माउंटेन सिटी में हान माउंटेन की चेन्स के नीचे डीप कैनियंस में एक जगह हिडन है। ये वो जगह है जहां तीनों स्मॉल स्लेव ट्राइब्स जाना ड्रीम करते हैं। वही जगह है जहां हान माउंटेन सिटी के एंसेस्टर की डेथ हुई थी। हिफेंग मम्बल करता है और सुमिंग को देखता है। उसकी आंखों में एक्सपेक्टेंट लुक और बढ़ जाती है। हिफेंग धीरे से कहता है, मुझे तीनों स्लेव ट्राइब्स से कोई हेट नहीं। ट्राइब्स आते जाते रहते हैं। नेचर का रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मुझे हान फेजी से भी हेट नहीं। वो ट्रेजर के लिए आई थी, लेकिन उसने काइंडनेस भी दिखाई। मैंने सोचा था कि अगर मैं नहीं बचा तो ट्रेजर उसे दे दूंगा। मुझे सिर्फ श्वेन लुन से हेट है। उसने मेरे फैमिली को किल किया, मेरे लोगों का मैसेकर किया। उसे मारो, प्रॉमिस करो, मेरी हेल्प करो, उसे किल करो। सुमिंग साइलेंस में चला जाता है। उसके लिए किसी नियर डेथ इंसान की रिक्वेस्ट सुनना जरूरी नहीं था। स्पिरिट प्लंडर, आत्मा छीनने के लिए। एक्चुअली अगर उस इंसान के दिल में ग्रज हो तो इफेक्ट और भी अच्छा होता है, लेकिन इस वक्त सुमिंग हिफेंग को देखता है और नॉड करता है। सुमिंग कहता है, अगर मेरी पावर इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं उसे किल कर सकूं, तो मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारा रिवेंज जरूर लूंगा। हिफेंग धीरे से कहता है, ब्रदर शू, थैंक यू। हिफेंग अपनी आईज बंद कर लेता है और एक सेंटेंस मम्बल करता है जो सिर्फ सुमिंग ही सुन सकता है। उन्हीं वर्ड्स में हिफेंग ने ट्रेजर की लोकेशन बता दी। हिफेंग धीरे से कहता है, मेरे पास कुछ और है। पहले 3 थे। ज्वेन लुन ने एक स्नैच कर लिया, एक मैंने हान फेजी को गिफ्ट में दी और लास्ट तुम्हें दे रहा हूं। इतना कहते कहते हिफेंग अनकॉन्शियस हो जाता है और स्टिल हो जाता है। सुमिंग हिफेंग के बॉडी को अपनी आर्म्स में लेता है और पास से स्मॉल बॉटल भी उठा लेता है। वो वहां ज्यादा देर नहीं रुकता, बल्कि डैश करते हुए रेन फॉरेस्ट के और अंदर चला जाता है और डिसअपियर हो जाता है। उसके लिए फॉरेस्ट के बाहर के एरियाज के मुकाबले ये बिग रेन फॉरेस्ट ज्यादा सेफ था। जब श्वेन लुन वापस आएगा तो वो इसी जगह मोस्ट केयर से सर्च करेगा, लेकिन यहीं वो सबसे ज्यादा डिटेल्स मिस कर देगा। सुमिंग जब रेन फॉरेस्ट में रन कर रहा था, उसके फेस पर एक कॉम्प्लेक्स लुक था। हिफेंग बहुत सोचने समझने वाला इंसान था। सुमिंग ने उसकी वर्ड्स और एक्शंस को खुद एक्सपीरियंस किया था। हान माउंटेन सिटी में छुपा सीक्रेट भी सुमिंग के प्रीवियस थियरी को प्रूव करता है कि इतने पावरफुल बर्जर्कर्स हान माउंटेन सिटी में क्यों गैदर होते हैं और तीनों ट्राइब्स बार बार गेस्ट्स क्यों इनवाइट करते हैं। सुमिंग धीरे से कहता है, हिफेंग। सुमिंग एक साई छोड़ता है। हिफेंग की प्लॉट्स ने सुमिंग को मजबूर कर दिया था। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था जो हिफेंग ने उसके लिए छोड़ा था। अगर वो उस टाइम ब्लैक डिब्री के अंदर वाली डिमेंशन में नहीं गया होता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। टाइम बहुत कम था। श्वेन लुन कभी भी वापस आ सकता था, चाहे सुमिंग ने कितनी भी थ्योरी और एनालिसिस कर ली हो। कोई भी एक्सीडेंट कभी भी हो सकता था। हिफेंग के साथ जो हुआ उसके बाद उसे मानना पड़ा
कि उसकी इंटेलिजेंस और उन लोगों की इंटेलिजेंस में बहुत फर्क है जो सालों से प्लॉटिंग और स्कीमिंग करते आ रहे हैं। कई बार दुनिया वैसे नहीं चलती जैसी आप चाहते हो। सू मिंग बेहोश हीफेंग को उठाए हुए रेन फॉरेस्ट के म्यास्मा में दौड़ता है, साथ ही अपनी की सर्कुलेट करता रहता है। जैसे जैसे आसमान में लाइट बढ़ती है, वो अपनी स्पीड यूज करके और भी गहरे जंगल में चला जाता है। फॉरेस्ट का यह हिस्सा बहुत डेंस था। यहां की ब्रांचेस और लीव्स बहुत चौड़ी और बड़ी थीं। डेंसिटी की वजह से दिन में भी सनलाइट पत्तों और टहनियों से छंट जाती थी, जिससे रेन फॉरेस्ट ज्यादातर डार्क ही रहता था। जब सू मिंग और गहरे पहुंचा तो ह्यूमिडिटी और मियास्मा दोनों बढ़ गए, जिससे अजीब जानवर और कीड़े भी ज्यादा हो गए। सू मिंग ने देखा कि पाइथन जितने बड़े सेंटीपीड कीचड़ में तैर रहे थे, सिर्फ उन्हें देखना ही डरावना था। बहुत सारी अजीब प्लांट्स भी थीं जो अच्छी खुशबू छोड़ती थीं, लेकिन अगर कोई उनकी खुशबू ज्यादा सूंघ लेता तो ऐसा लगता जैसे उसके अंदर के ऑर्गन्स बाहर निकल आएंगे। वो मीठी खुशबू भी बहुत अनकैनी थी। बाहर सन तेज था। अब दोपहर हो चुकी थी। सू मिंग रेन फॉरेस्ट में दौड़ रहा था, तभी उसे एक ऐसी सिंगिंग वॉइस सुनाई दी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो आवाज इतनी ब्यूटीफुल थी जैसे कोई यंग गर्ल हमिंग कर रही हो, जिससे सू मिंग उस साउंड में खो गया। अगर वो अलर्ट न रहता और अपनी ची सर्कुलेट न करता तो ट्रांस से जल्दी बाहर नहीं आता और नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। होश में आते ही उसने देखा कि वो अनजाने में एक बड़े सड़े हुए पेड़ के पास पहुंच गया था। उस पेड़ की एक ब्रांच पर एक व्हाइट बर्ड बैठा था और उसके पीछे 5 कलर्स येलो, ग्रीन, व्हाइट, रेड और ब्लैक ब्रिलियंटली शाइन कर रहे थे। लेकिन उन्हीं 5 लाइट्स के नीचे एक बहुत बड़ी डरावनी माउथ भी थी। सू मिंग डर जाता है और गहराई में जाते हुए उसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। शाम होते होते उसके सामने एक माउंटेन रेंज आ जाता है। उस माउंटेन रेंज के पीछे और भी रेन फॉरेस्ट था। यह पता करना मुश्किल था कि रेन फॉरेस्ट का सबसे गहरा हिस्सा कहां है, लेकिन सू मिंग आगे जाने की हिम्मत नहीं करता। उसे पता था कि माउंटेन रेंज के पीछे के रेन फॉरेस्ट में और भी ज्यादा टेरिफाइंग चीजें होंगी जिनसे वो अपनी करंट पावर से नहीं लड़ सकता। सू मिंग की आंखों में चमक आती है। वो हीफंग को रेन फॉरेस्ट के माउंटेन रेंज में ले जाता है और एक नेचुरली बनी क्रैक चुनकर उसमें घुस जाता है। यह जगह पहले किसी वाइल्ड बीस्ट का रेस्टिंग प्लेस थी। वहां एक मोटी सी शेड स्किन पड़ी थी और हवा में हल्की सी गंध थी। सू मिंग ने केव में नजर दौड़ाई और कंफर्म किया कि यह किसी रेप्टाइल का घर था। सू मिंग सोचता है, स्किन सूखी है, स्मेल भी फेंट है। लगता है स्नेक को यहां लौटे काफी टाइम हो गया, शायद वो बाहर ही मर गया। सू मिंग कुछ देर सोचता है। हीफंग को जमीन पर लिटाकर वो शेड स्किन को केव के एंट्रेंस पर फैला देता है ताकि उसकी स्मेल से अजीब प्लांट्स, बीस्ट्स और इंसेक्ट्स दूर रहें। यह सब करने के बाद भी सू मिंग का दिल नर्वस था, लेकिन सोचने के बाद वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। यह जगह है शुएन लून और हीफंग की फाइट वाली जगह से बहुत दूर थी, तो शुएन लून के यहां पहुंचने के चांसेस कम थे। वैसे भी सू मिंग को हीफंग को रखने के लिए इससे बेटर जगह नहीं सूझ रही थी। दूसरे नजरिए से देखें तो यही जगह थोड़ी सेफ थी। सू मिंग अभी भी सोच में डूबा था। वो हीफेंग को देखता है। हीफेंग अब भी अनकॉन्शियस था। यहां आते वक्त हीफेंग ने और भी ज्यादा मियास्मा अंदर ले लिया था। अगर वो इतना पावरफुल ना होता और ट्रांसेंडेड ना होता तो इतनी चोटों के बाद कब का मर गया होता। अभी उसकी जान बस लटक रही थी, लेकिन वो उठ नहीं सकता था। जैसे जैसे टाइम बीतता डेथ उसके और करीब आती जाती। शुएन लून से बचने के अलावा सू मिंग ने यह जगह इसलिए भी चुनी थी ताकि हीफंग इसी तरह कमजोर बना रहे मियास्मा की वजह से। आखिर यह इंसान बहुत पावरफुल था। एक बार रिकवर होते ही वो पहले जैसा सिंसियर नहीं रहता। सू मिंग को इस बुरी तरह घायल हीफेंग से डर नहीं था, लेकिन वो उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से नहीं रोक सकता था। लेकिन अगर मियास्मा उसके अंदर जाता रहा तो हीफंग ऐसा नहीं कर पाएगा। सू मिंग सोचता है। हीफंग ने कहा था कि उसके पास मेरे लिए कुछ है। सू मिंग जल्दबाजी नहीं करता। हीफंग बहुत चालाक था। सू मिंग को खुद इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो चुका था। वो केव में बैठ जाता है हीफंग के बेहोश होने से पहले कि उसकी हर बात और हरकत याद करता है और डस्क के नाइट में बदलने का इंतजार करता है। ज्यादा देर नहीं लगती और आसमान डार्क हो जाता है। माउंटेन रेंज जहां सू मिंग था वो लो था। वहां बस कुछ रिजेस थीं और ज्यादातर जगह रेन फॉरेस्ट के डेंस ट्रीज से ढकी थी। आसमान में मून हाई था, लेकिन मूनलाइट भी डे की सनलाइट की तरह पत्तों से छंटकर रेन फॉरेस्ट में बिखर जाती थी। फिर भी सू मिंग को लगता है कि नाइट में उसकी कंडीशन पीक पर पहुंच जाती है। अब वो उठता है और हीफंग के पास जाकर खड़ा होता है। एक बार फिर ध्यान से उसे चेक करता है। फिर हीफंग के कपड़े उठाता है और उसके बोजम में एक पर्पल आइटम देखता है। पर्पल ऑब्जेक्ट देखते ही सू मिंग का एक्सप्रेशन बदल जाता है।
उसकी आंखों में शार्प और पियर्सिंग लुक आ जाता है। वो ही फेंग के बोजम पर रखी पर्पल ऑब्जेक्ट को घूरता है और धीरे धीरे उसकी आंखों में डेज्ड और नॉस्टैल्जिक लुक आ जाता है। सुमिंग धीरे से बड़बड़ाता है, ये चीज। सुमिंग के दिमाग में एक भूला बिसरा इंसान आ जाता है, एक बूढ़ा आदमी जिसकी मुंह की बनावट नुकीली थी और गाल बंदर जैसे थे। वो बूढ़ा आदमी अजीब हर्ब्स बेचता था और उसने सुमिंग को एक फटी हुई बैग भी बेची थी। सुमिंग सोचता है, आखिर यह है क्या? काफी देर बाद सुमिंग नीचे झुकता है और हिफोंग के बोजम से पर्पल ऑब्जेक्ट निकालता है। वो उसे अपनी आंखों के सामने रखता है और देखता है कि कलर छोड़कर यह पर्पल ऑब्जेक्ट ठीक वैसी ही है जैसी सुमिंग की टोन बैग थी। लेकिन पर्पल बैग में कोई टोन पार्ट नहीं था, वो पूरी तरह कंप्लीट थी। सुमिंग की बैग इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। सुमिंग सोचता है, सेम बैग्स। स्वेनफोंग ने एक छीन ली, एक हान फेजी को दी गई। हान माउंटेन ट्राइब के एंसेस्टर ने 4 ग्रेट ट्रेजर्स छोड़े थे। लेक ऑफ कलर्स, पुकियांग और ट्रैंक्विल ईस्ट ने एक एक छीन लिया। एक ट्रेजर बचा था जो हीफोंग ने छुपा दिया। हान माउंटेन सिटी के कैनियंस में सिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। वही जगह है जहां हान माउंटेन ट्राइब के एंसेस्टर की डेथ हुई थी। अगर ऐसा है तो क्या यह सब हान माउंटेन सिटी के एंसेस्टर की इनहेरिटेंस है? सुमिंग की आंखें और भी ज्यादा क्लाउडेड हो जाती हैं। उसे लगता है कि पर्पल बैग में इससे भी बड़ा सीक्रेट छुपा है। वो पर्पल बैग को हाथ में लेकर चुपचाप दिखता है। अगर यह कोई और चीज होती जो उसने पहले कभी ना देखी होती तो वो उसे खोलने से पहले बहुत सोचता, लेकिन इस बैग के साथ उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। सुमिंग की आंखों में चमक आती है। वो अपना लेफ्ट हैंड उठाकर बैग पर मारता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, बैग से एक रीबाउंडिंग फोर्स आती है। सुमिंग चौंक जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन रीबाउंडिंग फोर्स बहुत वीक थी। जैसे ही वो अपनी शी फाइन कंट्रोल के साथ सर्कुलेट करता है, वो फोर्स कुछ ही ब्रेथ्स में डिसिपेट हो जाती है और सुमिंग का लेफ्ट हैंड बैग की सरफेस पर आ जाता है। उसका माइंड हिल जाता है और उसके दिमाग में हंड्रेड्स ऑफ फीट की डिमेंशन की इमेज आ जाती है। सुमिंग अपनी आईज बंद करता है और काफी देर बाद खोलता है। उसकी आंखों में छुपी हुई प्लेजेंट सरप्राइज की चमक थी। वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, उसमें ब्राइट लाइट चमकती है और उसकी पाम में एक बैम्बू स्लिप आ जाती है। वो एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट जैसा दिखता है। भले ही टूटा नहीं था, लेकिन उसमें पुराना फील था। यही वो आइटम था जिसमें हीफेंग ने वो आर्ट छुपाई थी, जो बर्जर्कर आर्ट से बिल्कुल डिफरेंट थी। इससे सुमिंग किसी दूसरे इंसान की पावर को साफ साफ पकड़ सकता था और उसे ब्रांड बना सकता था। जब तक वो ब्रांडेड पर्सन बहुत दूर ना हो, सुमिंग उसे लॉक कर सकता था। वो आइटम को साइड में रख देता है और उसके लेफ्ट हैंड में फिर से एक फ्लैश आती है। उसकी पाल में एक व्हाइट बोन आ जाती है। वो बोन पूरी तरह व्हाइट थी और जैसे ही वो दिखती है, उसके ऊपर मिराज बन जाता है, जिससे पहली बार देखने वाला इंसान ट्रांस में चला जाता है। सुमिंग को अपने कानों में पियर्सिंग और मॉर्निंग क्राइज सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही वो होश में आता है, ये सब गायब हो जाता है। सुमिंग सोचता है, पता नहीं ये बोन कहां से आई है। क्या ये बोन किसी इंसान की है या बीस्ट की? लेकिन इसमें ऐसा कुछ है तो शायद मैं इससे हर्ब्स ग्रो कर सकता हूं। सुमिंग बोन को घूरता है, फिर राइट हैंड से पर्पल बैग पकड़कर उसे उल्टा कर देता है। एक जोरदार आवाज के साथ पर्पल बैग से बहुत सारे आइटम्स नीचे गिर जाते हैं जो जमीन पर चमकते हैं। केव में लाइट कम थी, लेकिन सुमिंग सब साफ देख सकता था। ज्यादातर आइटम्स स्टोन कॉइन्स थे। व्हाइट कॉइन्स बहुत कम थे, ज्यादातर लो रैंक्ड थे जिनमें दूसरी कलर्स मिली हुई थीं। फिर भी इतनी बड़ी क्वांटिटी देखकर सुमिंग शॉक्ड रह जाता है। सुमिंग गहरी सांस लेकर कहता है, यह कम से कम 10-20 हजार का है। यह उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पैसा था जो उसने कभी देखा था। लेकिन जल्दी ही उसकी नजर 2 रेड स्टोन्स पर जाती है जो स्टोन कॉइन्स के बीच में थे। रेड स्टोन्स की चमक बहुत स्ट्राइकिंग थी। भले ही केव डार्क थी, लेकिन उन 2 रेड स्टोन कॉइन्स की लाइट फिर भी साफ दिख रही थी। इनके अलावा सुमिंग को कई स्मॉल बॉटल्स भी मिली। उनमें अलग अलग लिक्विड्स थे। कुछ में अच्छी खुशबू थी, कुछ में कोई स्मेल नहीं थी, कुछ में बदबू थी और कुछ में रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस थी। अगर बस इतना ही होता तो ठीक था, लेकिन आइटम्स के बीच में बीस्ट स्किन का एक टुकड़ा भी था। उसमें 2 बर्जर्कर आर्ट्स लिखी थीं। जब सुमिंग ने उन्हें पढ़ा, उसकी आंखों में लाइट और ब्राइट हो गई। सुमिंग धीरे से कहता है, अफसोस कोई बर्जर्कर वेसल नहीं है, लेकिन यह एक्सपेक्टेड ही था। हीफेंग ने श्वेनलुन से फाइट में ज्यादातर चीजें यूज कर ली होंगी। ऐसा कहते हुए सुमिंग की नजर पाइल में पड़े 2 खास ऑब्जेक्ट्स पर टिक जाती है। एक था व्हाइट स्टोन बॉक्स जो पाल्म के साइज का था। दूसरा था ब्लैक मास्क जो किसी अननोन मटेरियल से बना था। जब सुमिंग उसे देखता है तो उसे लगता है जैसे उसकी नजर उसमें खींच रही है। वो पहले व्हाइट स्टोन बॉक्स उठाता है।
काफी ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद उसे एक्शन करने की अर्ज होती है। उसे नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन बॉक्स पूरी तरह मेल्टेड और रिफाइंड व्हाइट स्टोन कॉइन्स से बना था। बॉक्स बड़ा नहीं था, लेकिन काफी हैवी था। सुमिंग चौंक कर सोचता है, आखिर इसमें कितने व्हाइट स्टोन कॉइन्स यूज हुए होंगे? सुमिंग मोमेंटरीली स्टन्ड रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्टोन कॉइन्स का ऐसा यूज हो सकता है। उसके लिए तो वो बस ट्रेडिंग के लिए थे, लेकिन स्टोन बॉक्स देखकर उसे लगता है कि उसकी असम्पशन शायद गलत थी। सुमिंग सोचता है, क्या स्टोन कॉइन्स सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, और भी कई चीजों के लिए यूज हो सकते हैं? इंस्पायर्ड होकर सुमिंग स्टोन बॉक्स खोलता है। जब वो देखता है कि उसमें क्या है तो चौंक जाता है। सुमिंग हैरान होकर सोचता है, ये तो सुमिंग का सपना था ट्रांसेंडेंस रेल्म तक पहुंचना, इसलिए उसकी नॉलेज सिर्फ बीस्ट स्किन स्क्रोल्स तक सीमित नहीं थी। उसे एल्डर से भी सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला था। सुमिंग जानता था कि ट्रांसेंडेंस का मतलब है जब बॉडी में सॉलिडिफाइड ब्लड वेन्स एक खास अमाउंट तक पहुंच जाती हैं तो एक अर्थ शेकिंग चेंज होता है। यह चेंज ऐसा होता है जैसे तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है। सॉलिडिफाइड ब्लड वेन्स बॉडी से बाहर फैल जाती हैं और बर्जरकर ब्लड में बदल जाती हैं। फिर इंसान अपने बर्जरकर ब्लड से अपने शरीर पर एक मार्क बना सकता है। हर किसी का मार्क अलग होता है। दुनिया में कोई भी दो मार्क एक जैसे नहीं होते, भले ही देखने में मिलते जुलते लगें, लेकिन उनमें फर्क जरूर होता है। बर्जरकर मार्क इंसान के अंदर से आने वाली वेग सेंसेशन पर डिपेंड करता है, जैसा वो अपने अंदर महसूस करता है। अगर उसे वो सेंसेशन नहीं मिलती तो उसे खुद से बर्जरकर मार्क बनाना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने पर वो मार्क पावर में काफी वीक होता है। इसीलिए कुछ लोग ट्रांसेंडेंस रेल्म तक पहुंचने के बाद भी अपना बर्जरकर मार्क नहीं बनाते। वो कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए उसी स्टेज पर रुक जाते हैं और उस इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग को ढूंढते रहते हैं। एक बार बर्जरकर मार्क बन गया तो उसे बदलना इम्पॉसिबल है, और जितना कॉम्प्लेक्स मार्क होगा ट्रेनिंग भी उतनी मुश्किल होगी। उनकी ट्रेनिंग स्पीड सिंपल मार्क वालों से कम हो जाती है। लेकिन अगर बर्जरकर सक्सीड हो गया तो कॉम्प्लेक्स मार्क वाला बर्जरकर अपने स्टेज के बाकी बर्जरकर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ट्रांसेंडेंस रेल्म तक पहुंचने की सक्सेस रेट सॉलिडिफाइड ब्लड वेन्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा ब्लड वेन्स उतना ज्यादा सक्सेस चांस, और जितनी ज्यादा ब्लड वेन्स उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसेंडेंस के इनिशियल स्टेज में। अगर किसी बर्जरकर के पास 900% से ज्यादा ब्लड वेन्स हैं तो ट्रांसेंडेंस के बाद इनिशियल स्टेज के बाकी बर्जरकर्स उसके सामने टिक नहीं सकते। उसकी पावर मिडिल स्टेज वालों जितनी नहीं होगी, लेकिन इनिशियल स्टेज में वो सबसे पावरफुल होगा। अधिकतर लोगों के पास सिर्फ 1751 के आसपास ब्लड वेन्स होती हैं। भले ही वो कोशिश करें, 900 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब तक किसी बर्जरकर के पास जबरदस्त डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, लक, कॉन्फिडेंस और ट्राइब की प्रोटेक्शन ना हो, कोई भी बॉडी में लगातार ब्लड वेन्स मैनिफेस्ट नहीं कर सकता बिना मरे। और एक बार जब काफी ब्लड वेन्स मैनिफेस्ट हो जाती हैं तो टाइम कोई फैक्टर नहीं रहता। कई बार तो दर्जनों साल बीत जाए, एक वेन भी नहीं बढ़ती। ट्रांसेंडिंग मुश्किल है, लेकिन अगर कोई बर्जरकर अपनी ब्लड वेन्स की क्वांटिटी से सेटिस्फाइड है तो ट्रांसेंड करना आसान भी है। अगर वो और वेन्स नहीं चाहता तो आसानी से ट्रांसेंड कर सकता है। कई ट्रांसेंडेड बर्जरकर्स सिर्फ 808 ब्लड वेन्स के साथ भी होते हैं। सब कुछ इंसान की विल पर डिपेंड करता है। ट्रांसेंड करने के बाद और बर्जरकर मार्क बनाने के बाद जो भी मेथड हो, बर्जरकर को अपनी ऑनसेट पावर का इस्तेमाल करके अपने बॉडी के साथ एक आइटम सिंथेसाइज करना होता है। यही उसका पहला पर्सनल बर्जरकर वेसल बनता है। बर्जरकर वेसल्स ट्रांसेंडेंस रेल्म वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जो लोग ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के पीक पर होते हैं और कभी भी ट्रांसेंड कर सकते हैं, वो पहले से ही इस आइटम के मटेरियल्स रेडी रखते हैं, ताकि ट्रांसेंडेंस के बाद वेसल सिंथेसाइज न कर पाने की सिचुएशन न आए, जिससे बाद में रिग्रेट न हो। हां, अगर कोई प्रोडिजी है और स्ट्रॉन्ग ट्राइब से है तो उसे मटेरियल्स की चिंता नहीं होती। बड़े लोग उसे पहले से सब दे देते हैं। आखिर ट्रांसेंडेंस हर मिडिल साइज्ड ट्राइब के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। सुमिंग ने एल्डर से सुना था कि अगर बर्जरकर सिंथेसिस के टाइम आइटम से रिजेक्शन नहीं चाहता तो उसे उस आइटम पर अपनी ब्लड की एक ड्रॉप बार बार डालनी चाहिए। इससे आइटम और बर्जरकर की ची में कनेक्शन बन जाती है, जिससे फ्यूचर में एक्सीडेंट नहीं होते जब बर्जरकर ट्रांसेंड करता है। सुमिंग के हाथ में व्हाइट स्टोन बॉक्स था, जिसमें एक व्हाइट डायमंड शेप्ड लीफ पड़ी थी। लीफ की शेप अजीब थी, लेकिन वेन्स बहुत डिस्टिंक्ट थीं, जिससे साफ था कि यह लीफ ही है। लीफ पर एक ब्लड की ड्रॉप थी, लेकिन अब बहुत कम बची थी। लीफ की लगभग 1/3 वेन्स रेड हो चुकी थीं। सुमिंग सोचता है, यह वही आइटम है जो ही फंग ने ट्रांसेंडेंस के लिए सिंथेसिस के वक्त तैयार की थी। सुमिंग व्हाइट लीफ को बॉक्स में देखता है। उसकी आंखों में चमक है। इस आइटम की वैल्यू स्टोन कॉइन से कहीं ज्यादा है। सच कहें तो इसकी वैल्यू तो एस्टिमेट भी नहीं की जा सकती। जिन लोगों ने ट्रांसेंडेंस की पूरी तैयारी कर ली है,
उनके लिए ये आइटम खास नहीं, लेकिन जिनकी तैयारी अधूरी है उनके लिए इसकी वैल्यू इतनी है कि वो अपनी सारी कॉइन्स खर्च कर दें। हीफंग ने इस आइटम को इतने एक्सपेंसिव स्टोन बॉक्स में रखा। इसका मतलब ये कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं। आखिर वो हान माउंटेन ट्राइब का मेंबर था। ट्राइब खत्म हो गया, लेकिन उसके पास पर्पल बैग और ग्रेट ट्रेजर था, तो ट्रांसेंडेंस के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम होना भी तय था। सूमिंग स्टोन बॉक्स में लीफ को घूरता है, फिर राइट हैंड से हल्का सा फ्लिक करता है। जैसे ही उसकी खी लीफ से टकराती है, लीफ पर जो ब्लड था वो तुरंत उड़कर मिड एयर में फायरबॉल बन जाता है और जलकर गायब हो जाता है। हीफंग की ब्लड अब लीफ पर नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी वेन्स में समा गई थी। सूमिंग उसे जल्दी बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन उसके पास पेशेंस है। अब उसकी नजर ब्लैक मास्क पर जाती है, जो उसकी नजर को अट्रैक्ट करता है। वो मास्क उठाता है और घूरता है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। फिर वो हेफेंग की तरफ देखता है, जो अब भी अनकॉन्शियस है। सूमिंग उठता है और हेफेंग के पास जाकर मास्क उसके फेस पर धीरे धीरे रखता है। उसकी हर एक्शन बहुत कॉशियस थी। जैसे ही मास्क पूरा फेस कवर करता है, सूमिंग बॉडी में कोई चेंज देखता है, लेकिन कुछ नहीं होता। मास्क पूरा ब्लैक था। हीफंग पर पहनते ही वो किसी और जैसा लगने लगता है। मास्क में सिर्फ आईज के लिए 2 होल्स थे और कोई भी फेस फीचर नहीं था, जिससे उसका फेस काफी डरावना लगता था। सूमिंग की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो मास्क उतारने ही वाला था कि एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसकी आंखों के सामने हीफंग का बॉडी फेड होने लगता है, जैसे वो इंडिस्टिंक्ट हो रहा हो। बस मास्क ही साफ दिखता है। सूमिंग हल्की सी गास्प करता है और जल्दी से मास्क हटा लेता है। हीफंग के बॉडी और ची को ध्यान से चेक करता है। जब कंफर्म हो जाता है कि कुछ नहीं बदला, तो वो रिलैक्स हो जाता है और पीछे हट जाता है। वो मास्क खुद ट्राई करने ही वाला था, लेकिन हेजिटेट करता है। वो मास्क अपने फेस पर नहीं पहनता, बल्कि कुछ देर और देखता है, फिर उसे पर्पल बैग में वापस रख देता है। सूमिंग सोचता है, हीफंग बहुत ज्यादा स्कीम्स वाला आदमी है, मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। सूमिंग सोच में डूब जाता है। इन आइटम्स में से उसे सबसे ज्यादा शक मास्क पर है, लेकिन वो श्योर नहीं हो सकता। सब कुछ बैग में वापस रखकर वो हीफेंग के अनकॉन्शियस बॉडी को देखता है और स्पिरिट प्लंडर बनाने के लिए सारी हर्ब्स निकालता है। फिर हीफेंग के बॉडी में ब्लडी होल्स बनाकर एक एक हर्ब उसके बॉडी में डालता है, जैसा उसके दिमाग में पिल बनाने का तरीका है। सूमिंग को हर्ब्स में खास कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वो हीफेंग के बॉडी में डालता है, वो हर्ब्स उसकी आंखों के सामने ही सूख जाती हैं और जल्दी से ब्लडी होल्स में डिसअपीयर हो जाती हैं। सूमिंग को यह देखकर कोई सरप्राइज नहीं होता, बल्कि उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यह सब स्पिरिट प्लंडर बनाने की प्रोसेस में लिखा था। इसका मतलब हीफेंग का बॉडी इस पिल के लिए सूटेबल है, बल्कि यह तो हर्ब्स ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा वेसल है। हर्ब्स भले ही सूख गईं, लेकिन असल में उन्होंने सीड्स हीफेंग के बॉडी में छोड़ दिए, जो उसके बॉडी को कॉल्ड्रन बनाकर धीरे धीरे ग्रो करेंगी। जब वो एक खास लेवल तक ग्रो कर जाएंगी, तब पिल बनाया जा सकेगा। सारे सीड्स डालने के बाद सूमिंग साइड में बैठ जाता है और हन माउंटेन सिटी में खरीदी गई ब्लैक बोन और हीफंग की बैग से निकली व्हाइट बोन निकालता है। दोनों को कंपेयर करता है, फिर अपनी बैग से 2 हर्ब्स निकालता है। फिर बोन पर हर्ब्स प्लांट करने का तरीका अपनाता है। उसे जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए सूमिंग दोनों बोन्स हीफेंग के पास रख देता है। सूमिंग सोचता है, अगर व्हाइट बोन काम आ गई तो स्पिरिट प्लंडर बनाने के लिए बस 3 हर्ब्स और एक बीस्ट बोन चाहिए। पता नहीं फेंगमू वो 3 हर्ब्स ढूंढ पाएगा या नहीं। सूमिंग ये सोचकर उसे छोड़ देता है। फिर हीफेंग की बैग से बीस्ट स्किन और बैम्बू स्लिप निकालता है और शांत केव में पढ़ने लगता है। सूमिंग सोचता है, हीफेंग ने जिस जगह ट्रेजर बताया है वहां जाने की कोई जल्दी नहीं। जब पूरी तरह सेफ हो जाऊं तब जाऊंगा, लेकिन सोचता हूं वो ट्रेजर आखिर है क्या। सूमिंग बैम्बू स्लिप पढ़ता है और साथ साथ सोचता भी है। 2 दिन जल्दी बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में सूमिंग कभी कभी अपने मेडिसिनल कॉल्ड्रन को देखता, कभी बोन्स पर हर्ब्स को चेक करता, कभी बाहर कोई मूवमेंट देखता। बाकी टाइम वो बैम्बू स्लिप पर लिखी ब्रांडिंग आर्ट सीखने में लगा था। आर्ट वैसी ही थी जैसी हीफेंग ने बताई थी, बहुत मिस्टीरियस, लेकिन सीखना मुश्किल नहीं था। लेकिन ब्रांडिंग आर्ट में ची की जरूरत नहीं थी। सूमिंग ने उसे समझ तो लिया, लेकिन वो उसकी असली ट्रिक पकड़ नहीं पाया, इसलिए वो उसे कास्ट नहीं कर सका। वो राइट हैंड उठाकर फिंगर्स पिंच करने जैसा जेस्चर बनाता है, फिर आगे की तरफ धक्का देता है, लेकिन उसे कुछ फील नहीं होता। सूमिंग सोचता है, आखिर ये आर्ट है क्या। वो सिर खुजाता है और अब भी अनकॉन्शियस हीफेंग को देखता है। उसे जगाने का आइडिया छोड़ देता है। हीफेंग का बॉडी बेहोशी में भी कांप रहा था, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। अगर सूमिंग उसे जगा देता तो फिर प्रॉब्लम आ सकती थी, खासकर अगर स्वेनलुन वापस आ गया हो। सूमिंग बैम्बू स्लिप रख देता है और हीफेंग की बैग से निकली बीस्ट स्किन पर ध्यान देता है। उसमें 2 बर्जर्कर आर्ट्स लिखी थीं।
सुमिंग ने कुछ दिन पहले उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ा था, अब पूरी अटेंशन से पढ़ता है, लेकिन जल्दी ही उसके फेस पर डाउट आ जाता है। सुमिंग सोचता है, इन बर्जरकर आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए बस 20 ब्लड वेन्स चाहिए और 99 ब्लड वेन्स पर इनकी पूरी पावर आ जाती है। इस बीस्ट स्किन पर मेरे काम का कुछ नहीं। जब तक ये ट्राइब की कोई यादगार ना हो, ही फंग को इसे साथ रखने की जरूरत नहीं थी। सुमिंग बीस्ट स्किन को फिर देखता है, फिर उसे साइड में रख देता है। भौहें सिकुड़कर वो अनकॉन्शियस ही फेंग को देखता है। सुमिंग सोचता है, ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है। अगर ये बस ट्राइब की याद में ये बीस्ट स्किन साथ रख रहा है तो समझ में आता है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सुमिंग बीस्ट स्किन उठाकर फिर देखता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। सुमिंग सोचता है, क्या मेरी गैस गलत थी? सुमिंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो बीस्ट स्किन को अपनी नाक के पास ले जाता है और जैसे ही उसे सूंघता है, उसकी आंखें ब्राइट हो जाती हैं। लेकिन उसी वक्त बाहर से एक मफल्ड बूम की आवाज आती है। उसमें वाइल्ड बीस्ट्स की रोर भी मिली होती है। रेन फॉरेस्ट में कुछ हुआ था। सुमिंग तुरंत बीस्ट स्किन रख देता है और उसके फेस पर वेरी लुक आ जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है और वो केव के एंट्रेंस के पास जाकर बाहर कॉशियसली देखता है। बाहर अंधेरा नहीं था, लेकिन फिर भी रेन फॉरेस्ट पूरी तरह डार्कनेस में डूबी हुई थी। दूर से लगातार मफल्ड बूमिंग साउंड्स आ रही थीं, जिनमें जानवरों और पक्षियों की रोर और चीखें भी मिली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रेन फॉरेस्ट के किसी हिस्से में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। सुमिंग केव के एंट्रेंस के पास खड़ा होकर ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उस डायरेक्शन में देख रहा था। टाइम धीरे धीरे बीतता गया। बूमिंग साउंड लगातार पास आती जा रही थी और अब वो इतनी साफ सुनाई दे रही थी कि सुमिंग को लगने लगा कि कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। सुमिंग ने अपना राइट फिस्ट कस लिया। उसकी आंखों में कोल्ड लुक आ गया, लेकिन वो एकदम शांत खड़ा रहा, जैसे केव के एंट्रेंस पर कोई स्टैच्यू बन गया हो। काफी देर बाद जब बूमिंग साउंड उसके बहुत पास आ गई तो वो धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन जैसे ही वो फेड होने लगी, अचानक एक बहुत जोरदार बैंग गूंजा जो पहले से कहीं ज्यादा तेज था। सुमिंग की नजर पत्तों के बीच की खाली जगहों पर गई और उसे आसमान में एक फिगर फिसलती हुई दिखी। वो फिगर अभी भी सुमिंग से काफी दूर थी, तो वो बस हल्का सा ही देख पाया। वो फिगर आसमान की तरफ रोर करता है। उसकी रोर में ऐसी फ्यूरी थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और वो एक लॉन्ग आर्क बनकर दूर कहीं गायब हो जाता है। वो इंसान श्वेन लून था। जैसे ही वो चला गया, सुमिंग को अपने बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। उसकी आंखों का कोल्ड लुक भी गायब हो गया। उसने खुद भी रेन फॉरेस्ट में रुकने के अपने फैसले पर डाउट किया था, लेकिन यह जगह जितनी डेंजरस थी उतनी ही आसानी से ओवरलुक भी की जा सकती थी। इसके अलावा यह जगह बहुत बड़ी थी। ट्रांसेंडेंस रेल्म के पावरफुल बर्जर्कर्स के लिए भी पूरे जंगल को सर्च करना बहुत मुश्किल था, शायद नामुमकिन भी। सुमिंग ने श्वेनलून को जाते हुए देखा, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं की। वो बिना आवाज किए वापस केव में चला गया। उसने ठान लिया था कि जब तक पूरी तरह सेफ ना हो, केव से बाहर नहीं जाएगा। चुपचाप सुमिंग बैठ गया। उसने अनकॉन्शियस हीफेंग को कॉम्प्लेक्स नजरों से देखा। उसके साथ जो कुछ हुआ उससे सुमिंग को इंसानी दिल की असली चालाकी और खतरे का गहरा एहसास हुआ। सुमिंग ने अपनी भौहों के बीच उंगलियां रगड़ी और उसके चेहरे पर थकान आ गई, जैसे वो डार्क और क्वाइट केव में बैठा हो। यह थकान उसके बॉडी से नहीं, उसके दिल से आ रही थी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और बीस्ट स्किन उठा ली, जिससे उसे अभी अभी रिवॉर्ड्स मिले थे। उसने उसे फिर से अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। उसमें फिर से ब्लड की गंध आई। सुमिंग सोचता है, बीस्ट स्किन्स में ब्लड की स्मेल रहना नॉर्मल है, लेकिन टाइम के साथ यह स्मेल कम होती जाती है और आखिर में गायब हो जाती है। यह बीस्ट स्किन काफी पुरानी लगती है। इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल नहीं होनी चाहिए थी। सुमिंग की आंखों में चमक आ गई और वो धीरे से बड़बड़ाया। सुमिंग सोचता है, लेकिन अगर बीस्ट स्किन का ओनर उस पर बार बार फ्रेश ब्लड डालता रहे तो स्मेल बहुत टाइम तक रहती है। अगर वो इसे ट्राइब की याद में रखता तो ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। सुमिंग ने हिफंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में सोचने वाला लुक था। सुमिंग सोचता है, शायद मेरी गेस गलत हो, लेकिन अगर सही है तो ये आइटम जितनी दिखती है उतनी सिंपल नहीं है। सुमिंग बीस्ट स्किन लेकर हीफेंग के पास गया। थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद उसने एक उंगली से हीफेंग के आर्म में हल्का सा घाव किया और उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ ब्लड निकाला। उसने सारा ब्लड नहीं लिया, बस थोड़ा सा बीस्ट स्किन पर लगाया और कुछ कदम पीछे हटकर ध्यान से देखने लगा। जैसे ही हीफेंग का ब्लड बीस्ट स्किन पर लगा, वो तुरंत अब्सॉर्ब हो गया। सुमिंग ने देखा कि बीस्ट स्किन ने सारा ब्लड सोख लिया। उसकी सरफेस पर बबल्स बनने लगे और ब्लैक मिस्ट निकलने लगी। बबल्स तेजी से पूरे बीस्ट स्किन पर फैलने लगे और ब्लैक मिस्ट भी बढ़ती गई।
सुमिंग ने तुरंत बीस्ट स्किन को छोड़ दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसकी आंखों में चमक थी। उसके सामने ब्लैक मिस्ट बहुत थिक हो गई और पूरे बीस्ट स्किन को ढक लिया। सुमिंग ने अपनी ची सर्कुलेट की और अलर्ट रहा, लेकिन टाइम के साथ ब्लैक मिस्ट में एनर्जी कम पड़ने लगी। वो धीरे धीरे फैलकर छोटी हो गई और आखिर में डिसिपेट होकर गायब हो गई और नीचे वही बीस्ट स्किन वैसी की वैसी पड़ी थी। सुमिंग ने भौहें सिकोड़ लीं और बीस्ट स्किन को गौर से देखा। एक ही नजर में उसे दिख गया कि जो ब्लड उसने कुछ देर पहले डाला था वो गायब हो चुका था। सुमिंग सोचता है, क्या ब्लड कम था? उसने ही फेंग की तरफ देखा और ब्लैक मिस्ट का सीन याद किया। इस बार उसने हेजिटेशन नहीं की। उसने अपनी टंग काटी और अपना खून बीस्ट स्किन पर थूक दिया। जैसे ही उसका ब्लड बीस्ट स्किन पर गिरा, बहुत सारे बबल्स बनने लगे। उसी वक्त ब्लैक मिस्ट फैल गई और पूरे बीस्ट स्किन को ढक लिया। इस बार यह सब पहले से आधे टाइम में हो गया, क्योंकि इस बार ब्लड ज्यादा था। एक पल में ही ब्लैक मिस्ट बीस्ट स्किन से फैलकर एक ब्लैक रिपल बन गई जो रिंग की तरह बाहर की तरफ गई। जैसे ही वो दर्जनों फीट तक फैली, ब्लैक मिस्ट माउंटेन केव की दीवारों में समा गई। उसी वक्त सुमिंग की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने जैसे ही मिस्ट फैली, बीस्ट स्किन फिर से दिखने लगी। अब उस पर कोई वर्ड नहीं था, बस एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर थी। पूरी पिक्चर रेड थी, लेकिन उसमें क्या बना है ये समझ नहीं आ रहा था। जैसे उसमें बहुत सारे हिस्से मिसिंग थे। जैसे ही सुमिंग ने ध्यान से उस पिक्चर को देखा, वो अजीब तरह से तेजी से फैलने लगी। वो चारों तरफ फैल गई और एक पल में ही फेंग के बॉडी और सुमिंग के पैरों के नीचे 100 फीट का एरिया रेड वर्ल्ड में बदल गया। सुमिंग ने कोई डॉज नहीं किया। वो 100 फीट के रेड एरिया में खड़ा रहा। उसी पल वो ट्रांस में चला गया और उसके दिमाग में एक अजीब इमेज आ गई। उसने देखा कि जैसे वो किसी स्ट्रेंज वर्ल्ड में आ गया हो। वहां हरे मैदान थे और मैदान में एक आदमी खड़ा था जिसका बॉडी साफ नहीं दिख रहा था। उसने लॉन्ग रोब पहनी थी और उसके फेस पर ब्लैक मास्क था। उसके हाथ पीछे थे और वो आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान में सैकड़ों लॉन्ग आर्क्स विसल कर रहे थे। हर आर्क में एक ऐसी प्रेजेंस थी जो ट्रांसेंडेंस से कम नहीं थी। कुछ तो उससे भी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। सैकड़ों लॉन्ग आर्क्स की वजह से आसमान ब्राइट कलर से भर गया था। आर्ट के कास्ट होते ही लाइट की रेज नीचे खड़े आदमी पर गिरने लगी। यह नजारा बहुत शॉक करने वाला था। सुमिंग का दिल कांप गया। वो सब कुछ देखकर हैरान था। तभी उसने देखा कि मैदान में खड़ा ब्लैक मास्क वाला आदमी अपना राइट हैंड उठाता है। उसके हाथ में एक विशाल बीस्ट स्किन आ जाती है। वो उसे एक हाथ से पकड़ता है और हवा में सीधा फैलाकर जमीन पर दबा देता है। जैसे ही बीस्ट स्किन जमीन पर लगती है, पूरी धरती हिल जाती है। बीस्ट स्किन तेजी से फैलती है और चारों तरफ फैल जाती है। एक पल में ही वो सोंडोएलाई के एरिया को ढंक लेती है। अब वो मैदान जो सोंडोएलाई का था, हरा नहीं बल्कि पूरा रेड मेडो बन गया था। वहां लाल पौधे उग आए थे, जिससे अंदर का एरिया बाहर से बिल्कुल अलग लग रहा था। एक गास्टली प्रेजेंस फैल गई। सैकड़ों आर्ट्स की लाइट रेज उस आदमी की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही वो ऊपर ही गायब हो गईं, जैसे किसी इनविजिबल बैरियर से टकरा गई हों। उसी वक्त मास्क्ड मैन ने हवा में हाथ मारा। तुरंत ही उसके हाथ में एक 7 फीट लंबा बीस्ट फैंग आ गया और उसने उसे रेड मेडो में जमीन पर गाड़ दिया। जैसे ही जायंट फैंग जमीन में घुसा, वो भी रेड हो गया। फिर एक 3 सिर वाला ब्लड ड्रैगन बन गया और आसमान में घूमती आर्क्स की तरफ रोर करता हुआ दौड़ गया। मास्क्ड मैन ने तुरंत एक और शार्प फैंग निकाला और मेडो के दूसरी तरफ गाड़ दिया। वो भी रेड हो गया और एक शैडो बन गई। उस शैडो से मलिशियस प्रेजेंस निकल रही थी और वो कुछ वैसी ही थी जैसी बर्जर्कर्स के फॉलन गॉड B2 ने कुछ साल पहले समन की थी। शैडो ने एक कदम आगे बढ़ाया और आसमान में घूमती आर्क्स की तरफ चार्ज कर दिया। पूरी दुनिया में बूमिंग साउंड गूंज गई और सुमिंग की आंखें खुल गईं। उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज थीं और आंखें धीरे धीरे साफ हो गईं। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि वो अब भी माउंटेन केव में था, लेकिन उसके पैरों के नीचे 100 फीट का एरिया अब रेड मेडो था। साइज छोड़ दें तो मेडो का रेड ह्यू वही था जैसा उसने ट्रांस में देखा था। सुमिंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे शांत होने में काफी टाइम लगा। उसने 100 फीट के रेड लैंड को देखा और उसकी आंखों में ब्राइट लाइट आ गई। वो उस रेड लैंड पर चलते हुए केव के एंट्रेंस की तरफ गया। पीछे मुड़कर देखा तो केव में कहीं भी लाल रंग नहीं था, जैसे सब कुछ बस इल्यूजन था। यहां तक कि ही फंग भी गायब था। केव खाली थी। सुमिंग वापस मुड़ा और फिर से रेड मेडो के एरिया में गया। जैसे ही वो अंदर गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। ही फंग अब भी जमीन पर बेहोश पड़ा था। सुमिंग सोचता है, अब समझ आया कि ही फेंग अपने ट्राइब के खत्म होने और श्वेन लून से इतने बार बचकर अब तक कैसे जिंदा रहा। उसकी इंटेलिजेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन अगर ये ट्रेजर ना होता तो उसके लिए अब तक सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। इस आइटम में शायद वो ताकत थी जो मैंने इल्यूजन में देखी,
लेकिन अब ये फटी हुई है, फिर भी इसमें छुपने की पावर बहुत शॉक करने वाली है। हिफेंग सच में सिर से पांव तक ट्रेजर्स में लिपटा है। सुमिंग ने गहरी सांस ली। यह पहली बार था जब उसे लाइफ में इतने सारे कीमती आइटम्स मिले थे और ये सब हिफेंग के थे। सुमिंग सोचता है, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि जब श्वेन लून उसकी जान के पीछे था तब उसने ये ट्रेजर यूज क्यों नहीं किया। सुमिंग ने 100 फीट के रेड मेडो को देखा। वो फिर बाहर गया और केव से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस भागता हुआ आया और उसके पीछे एक दर्जनों फीट लंबा सेंटीपीड था। वो उसे बहुत गुस्से में चेस कर रहा था। जैसे ही सुमिंग रेड मेडो के एरिया में घुसा, सेंटीपीड भी उसके साथ अंदर आ गया। सुमिंग की आंखों में चमक आई और वो कुछ कदम पीछे हटा। उसकी नजर सेंटीपीड पर थी जिसे वो अंदर लाया था। जैसे ही सेंटीपीड 100 फीट के एरिया में आया, वो सुमिंग को देख ही नहीं पा रहा था, बस इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद सेंटीपीड ने गुस्से में रोर किया। सुमिंग के चेहरे पर एक्साइटेड लुक आ गया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि बीस्ट स्किन की कंसीलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। उसी वक्त उसने अपना राइट हैंड उठाया और सेंटीपीड की तरफ इशारा किया। एक पल में सेंटीपीड का सिर फट गया और वो वहीं मर गया। उसका बॉडी जमीन पर मरोड़ खाने लगा। लेकिन जैसे ही वो मरा, सुमिंग की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर सरप्राइज दिखा। दोस्तों, मुझे आप सभी की हेल्प की जरूरत है। मेरे अलावा जिन जिन चैनल पर भी आप अभी दूसरी नोबेल एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, तो उस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो आए तो कमेंट में मेरे चैनल के बारे में बताओ, या ये बताओ कि मैं परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवेल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे अगर कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे चैनल में आएगा, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल ग्रो करेगा, जिससे मुझे भी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलेगा। और हां, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।